भयंकर समस्या ये है कि हम इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हवा हमारी दूषित है, पानी हमारा दूषित है, खराब है, अनाज हमारे दूषित हो गए, खाने पीने के सारे सामान हमारे दूषित हो रहे हैं। हर घर में बीमार आदमी है, हर घर में बीमारी पहुंच गई और भयंकर रूप से बीमारियां पहुंच रही हैं। बीमारियां भी कैसी कैसी, शुगर है, कैंसर है, अर्थराइटिस है, और यहां तक कि मतलब जो आप देखते हो कि नपुंसकता और बांझपन भी हो रहा है। एक बच्चा पैदा करने के लिए भी दवाई का सहारा लेना पड़ रहा है। पहला 8-8 10-10 बालक होया कर दे, कोई समस्या नहीं थी। आज समस्या यहां आ गई कि हमारे जो बच्चे हैं वो नपुंसक और बांझ हो गए और बड़ी संख्या में हो गए। और इसका प्रमाण ये है कि ये हर छोटे छोटे शहरों में भी आईवीएफ के सेंटर खुल गए। आईवीएफ के सेंटर क्या भाई, कृत्रिम रूप से गर्भाधारण हो रहा है। मतलब दवाई, एक बच्चा हो रहा बड़ी मुश्किल से हो रहा, वो भी दवाइयां का सहारा होने लग रहा है। और बड़ी बड़ी बीमारियों का ओढ़ ही नहीं है, घर घर में कैंसर पहुंच रहा है, शुगर पहुंच रहा है। और जैसे ही बीमारी पहुंचती है उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक तो महंगाई का इतना बड़ा भयंकर दौर चल रहा है, भारी महंगाई है, ठीक है ना। और ऊपर से घर में कोई बीमार हो जाए तो क्या समस्या है भाई, डॉक्टर का जाना है, पर्ची भी कटेगी। सामान्य से बुखार की भी हिम्मत नहीं हो रही लोगों की, डॉक्टर के जाओगे पर्ची कटेगी। टेस्ट लिख दिए तो और बुरा हाल, और टेस्ट में कोई बड़ी बीमारी लिख आई आपकी, कैंसर निकल आया, शुगर निकल आई, कोई बड़ी बीमारी होगी आपको, ऑपरेशन बोल दिया, हार्ट के पेशेंट हो गए, भाई छल्ला डलेगा तो 5-7-10 लाख सुहा। और वो रुक दे नहीं भाई, आपने एक बार 5-10 लाख लगा दिए तो आप मतलब बच जाओगे। तो लोगों की ये जो समस्या है, एक तो भाई इसका क्या हो, निदान क्या हो इतनी भयंकर समस्या का। ना तो हम महंगाई का कुछ कर सकते, ना हम उन डॉक्टर कुछ कर सकते, ना महंगी दवाइयां कुछ कर सकते, ना महंगे टेस्ट कुछ कर सकते। हमारे पास फिर इसका हल क्या हो? हल ये है कि हम अपने डॉक्टर खुद बना, ठीक है। अगर हम अपने शरीर के डॉक्टर खुद बनेंगे तो हम इन खर्चों से भी बच जाएंगे और इन बीमारियों से भी बच जाएंगे। आदर व सम्मान के योग्य गायत्री प्रज्ञापीठ में उपस्थित सभी भाई और बहनों, जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा विषय आयुर्वेद से संबंधित है, और इस विषय में हमने चंडीगढ़ से हमारे छोटे भाई श्री प्रभात नेहरा जी और हमारे सहयोगी वैद्य श्री नरेंद्र डांडा जी को आमंत्रित किया है, ताकि वो आपके अंदर, हमारे शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं उनको आयुर्वेद की दृष्टि से आपको कुछ विधि और नियम बताएंगे, और उस नियम पर आप कितने टिकते हैं, कितना उनको अपने जीवन में अपनाते हैं, इस विषय पर वो अपनी बात रखेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। यदि आपकी काया निरोग है तो आप जिंदगी के सारे आनंद, सारी शांति, सारा संतोष आपके पास है। यदि वो नहीं है तो ज़िंदगी की सारी शोहरत, सारा पैसा, सारी दौलत बेकार है, क्योंकि आपका मन ही नहीं लगेगा किसी में। लेकिन समस्या ये है कि हम किसी अच्छी बात को ग्रहण करने के लिए समय कितना देते हैं। अगर आपको अपने आप को चेक करना हो, मान लीजिए कोई भी मित्र, कोई सहयोगी, कोई श्रेष्ठ सज्जन आपके गांव में, आपके शहर में अपना व्याख्यान या कोई स्वास्थ्य संबंधी या और ज्ञान की बातें बताने के लिए आपके पास आता है, और वहाँ आप पहुँच भी जाते हैं। पहुँचने के बाद आप की निरस्ता बताती है कि आपका दिमाग कैसा है। यदि आप अच्छी चीज़ें सुनने के लिए धैर्य आपके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका जो मन है वो उतना ही विकृत है जितनी आपके अंदर निरस्ता है। अच्छी बातें हैं आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए, वो आप सुनना नहीं चाहते। ये आपकी बात नहीं है, सभी की बातें हैं। और जो आपके जैसे हमारा सारा जीवन हमने सारे सुख शरीर से लेने हैं। हम अगर अपने धर्म का पालन करें, जैसे शरीर के प्रति हमारा धर्म है, इसकी भगवान ने तो एक आय दे दी, पता नहीं कितने
वर्षों के पुण्य के बाद ये जीवन मिला है। ये तो एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात ये है कि इसको हम ऐसे ही गंवा रहे हैं, जाने अनजाने में यूं ही टाइम पास हो रहा है। जैसे दीपक में से तेल धीरे धीरे खर्च हो जाता है और फिर दीपक बुझ जाता है, ऐसे हमारा जीवन रूपी दीपक दिन प्रतिदिन उसका तेल, उसकी एनर्जी खर्च हो रही है। तो इसी विषय पर हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे। और आपसे विनम्र प्रार्थना है कि ये अपना समय, कीमती समय, इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है। ये अपने घर से, अपना काम काज से, एक समाज सेवा की दृष्टि से, ना कि व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से, एक परमार्थ की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से नहीं, आपके रोग को आपके ही माध्यम से, आपके खान पान के हिसाब से, आपकी दिनचर्या और आहार विहार से ठीक करने के लिए आपको कुछ बताएंगे। तो आशा है कि आप उनको ध्यान से सुनेंगे और थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। और सभी उपस्थित लोगों को सबसे पहले तो नमस्ते। कोई मतलब बोरिंग सा स्पीच रखना नहीं है अपन ने, कोई भाषण नहीं है, कुछ भी बोरिंग नहीं है। एक मतलब भयंकर समस्या है हमारे सामने, एक उस भयंकर समस्या के ऊपर हमने बात करनी है। भयंकर भयंकर समस्या ये है कि हम इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं वो तो समझते भी होंगे, हम मतलब इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हवा हमारी दूषित है, पानी हमारा दूषित है, खराब है, अनाज हमारे दूषित हो गए, खाने पीने के सारे सामान हमारे दूषित हो रहे हैं। हर घर में बीमार आदमी है, हर घर में बीमारी पहुंच गई और भयंकर रूप से बीमारियां पहुंच रही हैं। बीमारियां भी कैसी कैसी, शुगर है, कैंसर है, अर्थराइटिस है, और यहां तक कि मतलब जो आप देखते हो कि नपुंसकता और बांझपन भी हो रहा है। एक बच्चा पैदा करने के लिए भी दवाई का सहारा लेना पड़ रहा है। पहला 8-8 10-10 बालक होया करते, कोई समस्या नहीं थी। आज समस्या यहां आ गई कि हमारे जो बच्चे हैं वो नपुंसक और बांझ हो गए और बड़ी संख्या में हो गए। और इसका प्रमाण ये है कि ये हर छोटे छोटे शहरों में भी आईवीएफ के सेंटर खुल गए। आईवीएफ के सेंटर क्या है भाई? कृत्रिम रूप से गर्भाधारण हो रहा है। मतलब दवाई, एक बच्चा हो रहा, बड़ी मुश्किल से हो रहा, वो भी दवाइयां का सहारा होने लग रहा है। और बड़ी बड़ी बीमारियों का ओड ही नहीं है, घर घर में कैंसर पहुंच रहा है, शुगर पहुंच रहा है। और जैसे ही बीमारी पहुंचती है उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक तो महंगाई का इतना बड़ा भयंकर दौर चल रहा है, भारी महंगाई है, ठीक है ना। और ऊपर से घर में कोई बीमार हो जाए तो क्या समस्या है भाई? डॉक्टर का जाना है, पर्ची भी कटेगी। सामान्य से बुखार की भी हिम्मत नहीं हो रही लोगों की, डॉक्टर के जावांगे पर्ची कटेगी। टेस्ट लिख दिए तो और बुरा हाल। और टेस्ट में कोई बड़ी बीमारी निकल आई आपकी, कैंसर निकल आया, शुगर निकल आई, कोई बड़ी बीमारी होगी आपको, ऑपरेशन बोल दिया, हार्ट के पेशेंट हो गए, भाई छल्ला डलेगा तो 5-7-10 लाख सुहा। और वो रुक दे नहीं भाई, आपने एक बार 5-10 लाख लगा दिए तो आप मतलब बच जाओगे। तो लोगों की ये जो समस्या है, एक तो भाई इसका क्या हो, निदान क्या हो इतनी भयंकर समस्या का? ना तो हम महंगाई का कुछ कर सकते, ना हम उन डॉक्टर कुछ कर सकते, ना महंगी दवाइयां कुछ कर सकते, ना महंगे टेस्ट कुछ कर सकते। हमारे पास फिर इसका हल क्या हो? हल ये है कि हम अपने डॉक्टर खुद बना, ठीक है। अगर हम अपने शरीर के डॉक्टर खुद बनेंगे तो हम इन खर्चों से भी बच जाएंगे और इन बीमारियों से भी बच जाएंगे। दो ही चीज है। पहला तो ये कि अगर हमें उस तरीके का पता लग जाए कि हम बीमारी ना पड़ा, सबसे बढ़िया चीज तो वह है कि हम बीमारी ना पड़ा। और अगर हम नियम से चल रहे हैं तो अगर बीमारी भी आओगी तो छोटी मोटी बीमारी आओगी, बड़ी बीमारी हमारे को आएगी नहीं। तो उसका एक नियम है। जैसे यहाँ पर हर चीज नियम से चल रही है, यहाँ पर फोन रखा है ये भी नियम से चलता है, टीवी है वो भी नियम से चल रहा है, गाड़ी घोड़े चल रहे हैं सब नियम से चल रहा है, बाइक चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, सब नियम से चल रहे हैं। इस शरीर के अंदर भी एक मशीन दे रखी है, ये मशीन भी नियम से चल रही है। जो आदमी इसका मैकेनिक बन जाएगा
उस मैकेनिक को ही हम चिकित्सक बोल रहे हैं, वैद्य बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं। जो आदमी अपने शरीर का मैकेनिक बन जाएगा, अपने शरीर को जान लेगा भाई ये काम कैसे कर रहा है, क्या चीज डालने से ये खराब हो रहा है। जैसे अगर हम बाइक में मिट्टी का तेल डाल दें पेट्रोल की जगह, चल तो पड़ेगी, लेकिन यहां सब ने पता कि वो गड़बड़ करेगी, ठीक है ना। ऐसे ही हमने बहुत सी चीजों का तो हमें पता है कि हम जीभ के स्वाद में या बस धारणा चल रही है भाई सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, तो गलत चीजें इस शरीर में डाल रहे हैं। एक 50,000 1 लाख के मोटरसाइकिल की हमें चिंता है कि कहीं खराब ना हो जाए, उसमें तो डलवाओगे हम बढ़िया पेट्रोल। और ये बेशकीमती हमारा शरीर है, और जैसा हमारा शरीर होगा वैसे हमारे आगे बच्चे होंगे, वैसे ही आगे की नस्ल होंगी, क्योंकि हमारे डीएनए से हमारे बच्चे बनने हैं। हम बीमार हैं तो आगे बच्चे भी बीमार हैं। लेकिन उस शरीर की हम चिंता क्या कर रहे हैं? चिंता तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी सामने आ जाओ, आड़ कबाड़ उठा यार भीतर, समोसा भीतर, चाय भीतर, कोल्ड ड्रिंक भीतर, पता है सबने नुकसान होने लग रहा है। और ये नुकसान हम अपने से अगली पीढ़ी को भी ट्रांसफर कर दे जाने लग रहे हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा ताकि हम बीमार हो गए, फिर दवा कंपनियों के हम ग्राहक बना, वो हमें लूटे खसोटे। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को आपको समझाएंगे। दो चीजें हैं, एक तो वो है जो हम गलती कर रहे हैं, और दूसरी वो है जो हमसे करवाई जा रही है या हमारे ऊपर थोप दी गई है, ठीक है जी। तो उसमें पहली क्या है, इस सारी चीज के केंद्र में एक चीज है, वो है हमारा खाना, हमारा भोजन। भोजन को बहुत ही तरीके से समझना है। किसी भी मशीन के लिए उसका ईंधन जरूरी है, गाड़ी के लिए पेट्रोल डीजल जरूरी है, वैसे हमारे शरीर के लिए, हमारी मशीन के लिए भोजन जरूरी है। अब ये भोजन करता क्या है, जब भोजन हमारे पेट में जाता है तो ये दो काम करता है, या तो ये पचेगा या ये सड़ेगा। दो ही काम होंगे, या तो ये पच जाएगा या ये सड़ेगा। जिसका ये सड़ गया उसको बीमारी लगेगी। तो मतलब जिसको अपने आप को बीमारी नहीं लगानी, उसको क्या करना है, जो खाया वो पचाना। अगर 100 ग्राम खाया तो 100 का 100 ग्राम पचना चाहिए। जिसने अपना खाना पचा लिया वो बीमारी से बच गया, और जिसका नहीं पचा उसका सड़ेगा और उसको बीमारी लगेगी। अब हम थोड़ा समझेंगे भी भोजन अंदर गया तो काम क्या करता है, भोजन जरूरी, भोजन करते ही क्यों हम, जरूरत क्या है। तो हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं। जब हम भोजन को करते हैं, पहले वो पेट के ऊपरले भाग में आता है, अमाशय में, वहां से वो पेस्ट बनता है, गाढ़ा बन जाता है, जैसे अपनी कोलगेट है ऐसा गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बन जाता है। फिर वो पेट के नीचे जाके पकाशय में, छोटी आंत में जाके पहली धातु में बदल जाता है, जिसको हम रस धातु बोलते हैं। ये रस धातु आगे जाके अपने शरीर के ताप से रस धातु खून बनाती है। पहले हमने खाना खाया, खाने का बना रस, और रस जब अपनी अग्नि से, शरीर के अंदर तापमान है, एक अग्नि आपको महसूस भी होता होगा, ठीक है ना। जब आदमी कोई मतलब गुजर जाता तो आप वहां ठंडा हो गया, शरीर की अग्नि समाप्त होगी, वो ठंडा हो गया, उसको हाथ लगाओगे वो ठंडा हो जाएगा। तो ये शरीर की अग्नि करती क्या, शरीर की अग्नि यही काम करती है। तो जब खाना रस में बदलेगा, रस अपनी पकागा, आग के अंदर पकागा, शरीर की आग के अंदर पकागा, तो वो खून बना होगा। इससे अगली धातु बनेगी, खून बनेगी। और जब खून पकेगा शरीर की भट्ठी में तो वो बन जाएगा मांस। मांस ये है, चमड़ी अपनी। खून से क्या बनेगी, चमड़ी बनेगी। और जब ये चमड़ी पकेगी तो चमड़ी बन जाएगी मेद। मेद क्या है, कई बार खाल पर हमारा कट लग जाए तो नीचे चिकनी चिकनी सी खाल आ जाए, थोड़ी सफेद सफेद सी, ठीक है। तो ये जो खाल के नीचे का चिकना चिकना जो क्षेत्र है ना, उसको हम मेद बोलते हैं। चिकनाई है ये शरीर की। और ये जब मेद शरीर में पकता है तो ये बनती है अस्थि। अस्थि मतलब हमारी हड्डी, फिर हमारी हड्डियां बनेंगी। और जब हड्डी पकती है शरीर में तो ये बनाती है मज्जा। हड्डी एक खोखली चीज है, उसके अंदर मज्जा भरी होती है।
वो मज्जा बनाती है, और मज्जा से फिर बनती है हमारी 7वीं धातु बनती है, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। पुरुषों में शुक्राणु, महिलाओं में अंडाणु, जिससे आगे बच्चा पैदा होता है। तो ये आखिरी धातु शुक्र बनती है, और ये शुक्र ही डिसाइड करती है भी हमारा आने वाला बच्चा कितना स्वस्थ होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी कितनी स्वस्थ होगी, और हम कितने स्वस्थ हैं, ये शुक्र डिसाइड करता है। जितना अच्छा शुक्र होगा तो वो शुक्र से ओज फैल जाएगा पूरे शरीर के अंदर। ओज मतलब एक आदमी, एक मृत आदमी है, उसके कैसे पता लगता वो मृत है, उसके चेहरे का ओज खत्म हो जाएगा, कांति खत्म हो जाएगी, चमक खत्म हो जाएगी चेहरे की। जिंदा आदमी का कैसे पता चल रहा है, उसकी चमक से पता चल रहा है, और जितनी अच्छी चमक है उसके अंदर वहीं से पता लग जाए। कोई ब्रह्मचारी है, तकड़ा ब्रह्मचारी है, तो हमें पता लग जाए हाँ भाई इसका शुक्र मजबूत है। और ये शुक्र कब मजबूत होगा, जब उससे पहले वाली धातु मजबूत होगी, क्योंकि ये तो बनती आ रही है। खाने से रस बना, रस से खून बना, खून से मांस बनेगा, मांस से हड्डी, ये तो अपनी प्रोसेस में बनेगी। अगर बीच में कहीं भी कोई विकृति आ गई तो गड़बड़ होगी। तो सबसे पहले इसमें मेन क्या भाई, हमारी रस धातु बढ़िया बननी चाहिए। रस धातु बढ़िया कब बनेगी, जब हमारे खाने में दम होगा। अब हमने खाने को समझना है, भोजन को समझना है। ये तो हमने समझ लिया भाई ये सारी धातु तकड़ी होंगी तो ही हम स्वस्थ होंगे, तो ही हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी। लेकिन होगी किससे, खाने से। अब खाने को हम कितने रूप में लेते हैं, अब खाने को हमने इस तरह लेना है कि वो हमारा पूरा का पूरा पाचन हो जाए। जो हमने खाने से लेना ना, जो पोषक तत्व लेने हैं, जो ताकत लेनी है, जो चीज हमने चाहिए, वो खाने से हमें पूरी की पूरी मिले। अब उसके लिए क्या है, भोजन कुछ तो ऐसा जिनको हम कच्चे रूप में खा रहे हैं, फल हैं जितने भी हम कच्चे रूप में खा रहे हैं, कुछ सब्जियां भी हैं जिनको हम कच्चे रूप में खा, जहाँ गाजर है, मूली है, कच्चे रूप में खा जाते हैं। उसकी तो हमें जो की तो अपन ताकत मिलेगी। दूसरी उसमें क्या चीज है कि जो चीज हम पका के खाते हैं, जैसे दाल है, कुछ सब्जियां हैं जो हम पका के खाते हैं, तो उसका एक नियम है भाई, जो हम पका के खा रहे हैं उसकी ताकत ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए, 100 की 100%। जो हमने पकाते हुए उसमें से कोई ताकत खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो उसके पकाने का नियम क्या है, महर्षि वाघभट्ट ने कहा है कि जिस खाने को पकाते समय सूर्य का जो प्रकाश है और हवा का स्पर्श नहीं मिलेगा, वो खाना जहर के समान है। भाई जिस खाने में ना हवा पहुंची, ना सूरज का प्रकाश पहुंचा, तो वो खाना जहर है। तो आज के टाइम में हमारे घर में प्रेशर कुकर इस्तेमाल हो है, तो जो कुकर इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर हवा जा रही है और उसके अंदर सूरज का प्रकाश जा रहा है, क्योंकि वो तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया। तो प्रेशर कुकर तो अभी 10, 20, 50 साल पहले आया होगा, और महर्षि वाघभट्ट ये बात 3000 साल पहले लिख गए कि ऐसी भी कोई गड़बड़ धरती पे हो सकती है। उन्होंने लिख दिया भाई जिस खाने में खाना हमेशा खुला बनाओ, उसमें हवा भी जानी चाहिए, उसमें सूरज का प्रकाश भी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज होंगी तभी उसमें 100 की 100 पोषकता होगी, तभी वो खाना अंदर जाकर पचेगा, नहीं तो सड़ेगा वो खाना। अब भोजन में क्वालिटी भी होनी चाहिए भाई, भोजन कैसा हो। आजकल हाइब्रिड बीज चल रहे हैं, साथ में रसायन। रसायन का तो अपना कीटनाशक जो छिड़क रहे हैं उसका तो अपना एक नुकसान चल ही रहा है, शरीर के अंदर बीमारी पैदा करेगा। साथ में हाइब्रिड बीज चल रहे हैं। हाइब्रिड बीज में क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, ताकत कम है। देसी बीज में ताकत ज्यादा है। जब देसी बीज पहले लोग क्या अब घर घर में क्या हो गया, हर घर में फ्रिज के अंदर आप जाकर देखोगे तो सभी तरह के फल फ्रूट मिल जाएंगे, हर घर में मिल जाएंगे। हर घर में बादाम मिल जाएंगे, काजू मिल जाएंगे। जबकि 30-40 साल पहले तो ऐसे कोई खाया नहीं करता। 30-40 साल पहले वाले लोग तकड़े थे, और अब वाले बादाम भी खा रहे हैं, और सेब भी खा रहे हैं, अनार भी खा रहे हैं, फल फ्रूट भी खा रहे हैं, फिर भी ताकतवर नहीं हो रहे, क्योंकि वो अपना वातावरण की चीज नहीं खा रहे, हाइब्रिड चीज खा रहे हैं, बाहर की चीजें खा रहे हैं। पहले लोग केवल गांव की चीज खा के भी अष्टपुष्ट थे। देसी जो बीज थे उसमें ताकत थी, इसलिए वो अष्टपुष्ट थे।
कई स्टडी भी आ गई इस बारे में, भाई भारत के खाने में 30 साल पुराना दम अब नहीं रहा, खाना बिल्कुल डाउन हो गया, उसमें क्वालिटी नहीं है। तो अगर आपने जो खर्चा आप दवाइयों पर लगाने लग रहे हो, वो खर्चा आपने ऑर्गेनिक खाने पर लगाना पड़ेगा। जैसे अपने सिल्लू भाई हैं, 2 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, पूरे चावल हैं वो ऑर्गेनिक लगा रखे हैं, फल फ्रूट हैं वो ऑर्गेनिक लगा रखे हैं। तो जब ऑर्गेनिक और देसी बीज इस्तेमाल करोगे तभी वो ताकत आपको प्राप्त होगी, कम खाने से ज्यादा ताकत मिलेगी। अब एक तो हमने एक अमरूद खाना पड़ रहा है, एक उतनी ताकत के लिए 4 अमरूद खाने पड़ रहे हैं हाइब्रिड के। अब 4 को पचाने में ज्यादा जोर लगन लग रहा है, ना वो हजम होने लग रहे, और एक आसानी से पच जाएगा। कम खाना पड़ेगा और ताकत ज्यादा मिलेगी, देसी का ये है, कम खाएंगे ताकत ज्यादा मिलेगी। जो हाइब्रिड है ज्यादा खाना पड़ेगा और ना वो पचदा और वो फिर सड़ने का काम करेगा। तो ये तो है खाने का। उसके बाद हमारी जो दिनचर्या है, भाई खाने की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? दिनचर्या हमारी ऐसी होनी चाहिए, सुबह का भोजन राजा की तरह, क्योंकि सारी रात में अच्छा खासा पाचक रस हमारे शरीर में एकत्रित हो जाए। तो सुबह का जो समय होता है, कफ का समय होता है, उस समय जो पाचन तंत्र अपने सबसे बढ़िया स्थिति में होता है, आदर्श स्थिति में होता है। सुबह के समय जो भी खाना खावांगे, एक तो उसको पूरा दिन मिल जाए पचने के लिए। सुबह हमने भारी खाना खाया, आपका पसंदीदा कोई भी खाना खाया, एक तो उसको पूरा का पूरा समय मिल गया, शाम तक उसको समय मिल गया पचने के लिए, और उस समय कफ का समय है तो आसानी से पच भी जाता है। और सुबह का पहला खाना सूर्य उगने के पहले 2 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। मान लो सूरज 7 बजे उग रहा है, तो जो आदमी 9 बजे तक खाना खा लेगा उसका खाना हजम होएगा। दोपहर का भोजन उसको करना चाहिए जिसको भूख लगी है, या जो ज्यादा काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, उनको ही दोपहर की भूख लगती है। और दोपहर में पित्त का समय होता है, पित्त बड़ी तेजी से भड़कता है। तो अगर दोपहर को खाना भी है तो ऐसा खाना, हल्का खाना जो तुरंत पच जाए, थोड़ा खाना है और तुरंत पचने वाला खाना है। ऐसे ही शाम का खाना है, शाम का खाना भी बिल्कुल हल्का खाना है, वात का समय, और सूर्यास्त होने से 1 घंटे पहले खाना, सूरज छिपने से 1 घंटे पहले खाना हो। पहले भी पुराना टाइम में जितने भी लोग थे वो सूरज छिपने से 1 घंटे पहले तो खा ही लिया करते और हल्का खाना खाते थे। उसका फायदा क्या होता है कि जैसे जैसे सूरज, हमारे पेट में एक जठर अग्नि है, वो सूरज के साथ ही चलती है। जैसे सूरज उगता है वो साथ में जड़ पड़ती है, और जैसे सूरज छिपता है वो छिप जाती है। तो जैसे शाम को सूरज छिपने के होता है, उसके बाद जठर अग्नि हो जाएगी बंद या मंद हो जाएगी वो। अगर आप रात को खाना खाओगे, सूरज छिपने के बाद खाना खाओगे, तो वो सड़ेगा ही सड़ेगा, चाहे जो मर्जी कर लो। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारे घरों में आज के टाइम आ रही है, वो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हम सारे के सारे अंधेरा होने के बाद खाना खाने लग गए। तो एक तो सबसे जरूरी बदलाव आप ये करो कि अंधेरा होने से पहले खाना खा लो। जब आप अंधेरा होने से, मान लो 6 बजे आप खाना खाना शुरू करते हो, तो सुबह 7 बजे तक आपको 13 घंटे हो गए खाना खाए हुए, आपको 13 घंटे हो गए। तो 13 घंटे में सब कुछ, सारी मशीनरी अपनी रिफ्रेश होगी, और सुबह के टाइम आपको बढ़िया भूख लगनी शुरू हो जाएगी। फिर सुबह खाओगे आप ज्यादा खाना, और सुबह का ज्यादा खाना आपको ताकत देगा, और वो पूरा दिन मतलब आपको चलाए भी रखेगा, दोबारा आपको भूख भी नहीं लगेगी, और ज्यादा ताकत प्रदान करेगा। शाम को कम खाओगे, ऑटोमेटिक सुबह ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपका ये चक्कर शुरू होगा, वैसे ही आपकी बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी जो हम गलती कर रहे हैं, वो पानी की गलती कर रहे हैं। वे खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी रहे हैं, या खाने के साथ पानी पी रहे हैं घूट घूट करके, या खाने से तुरंत पहले पानी पी रहे हैं। जो पानी है वो हमारे पेट के एसिड और पाचक रस को पतला कर देता है, जिससे खाने को पचने में दिक्कत होती है। एसिड क्या होता है, भाई खाने के साथ जो रोगाणु गए हैं, बीमारी गई है, पेट का एसिड उसको मार देता है। 10 लाख तक रोगाणुओं को खत्म करने की ताकत रहती है इस एसिड के अंदर। लेकिन अगर हम पानी पी के उसको पतला कर लेंगे तो उसकी ताकत घट जाएगी, तो वो खाना सड़ने की स्थिति में हो जाएगा, रोगाणु पैदा होने की स्थिति हो जाएगी। ऐसे ही पाचक रस पतले हो जाएंगे। तो कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले या खाना खाने के साथ हमने पानी नहीं पीना है। दूसरा, जो पानी पीना है वो कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है।
कभी भी जब भी पीना है, जैसे गर्मियों में मटका का पानी पी सकते हैं, लेकिन उससे जो आजकल फ्रिज घरों में लगे हुए हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, वो पानी नहीं पीना। क्योंकि अगर आप फ्रिज का पानी पियोगे तो ये आपके मल को, लैट्रिन को कड़ा कर देगा और फिर होगी कब्ज, और कब्ज से होगी बवासीर। जैसे कोई रसगुल्ला है, बर्फी है, वो पीस आपने फ्रिज में रख के देखा होगा, जैसे ही फ्रिज में रखा वो ठंडा तो कैसा हो गया, वो बिल्कुल कड़ा हो गया, टाइट हो गया वो बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसे ही आप ज्यादा ठंडी चीजें खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, ज्यादा ठंडा पानी पियोगे, कुछ भी ज्यादा ठंडी चीज लोगे तो वो कड़ी हो जाएगी और कब्ज का काम करेगी, उससे बवासीर बनेगी। दूसरी, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो जो भी चीज हम खाते हैं पीते हैं, हमारा पेट उसको 37 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करता है और फिर उसको पचाता है, फिर उसको हजम करता है। अगर आप पानी पीने लग रहे हो 10 डिग्री का, 15 डिग्री का, वो तो बहुत बड़ा गैप कर दिया आपने। अब वो उस पानी को गर्म करना पड़ेगा। और शरीर कैसे गर्म करता है? खून की ताकत से। अब वो दूसरे एरिया से खून बुलाएगा, खून हमारे पूरे शरीर में चलता रहता है टाइम। अब वो जिस जगह से खून बुलाने लग रहा है उसको गर्म करने के लिए, मान लो वो बार बार हम ये गलती बार बार कर रहे हैं, रोज ठंडा पानी पी रहे हैं, रोज ठंडा पानी पी रहे हैं, तो वो खून दिमाग से रोज बुलाना शुरू कर दिया, भाई आ जाइए पानी गर्म करना पड़ेगा, तो आपको ब्रेन हेमरेज की दिक्कत हो जाएगी। अगर वो शरीर ने डिसाइड करा भाई दिल से खून लेना शुरू कर दिया, तो आपको दिल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जिस भी एरिया से उसको गर्म करने के लिए आप खून बुलाना शुरू होया, उस एरिया में आपको दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो कभी भी ठंडा खाना, ठंडा पानी ये पीना ही नहीं है। दूसरा, जब भी पानी पीना है घूंट घूंट करके पीना है, बिल्कुल आराम आराम से पीना है। वो किस लिए पीना है कि जो, जैसे चिड़िया देखी हो, चिड़िया ऐसे ही पानी पीती है, चोंच भरेगी उसको 10 बार ऐसे करेगी। वो क्या कर रही है? मुंह में घुमा रही है उसको। मुंह में क्यों घुमा रही है? ताकि मुंह की पूरी लार पेट में पहुंच जाए। अब मुंह की लार में क्या ताकत है? जैसे हमने देखा है, सुना है, भाई किसी को चोट लग जाए, बासी थूक लगा लें सुबह का, तो वो लार ही है, उसमें इतनी ताकत है कि वो मतलब चोट को भी ठीक कर देती है। या हम कुत्ते को देखते हैं, बिल्ली को देखते हैं, वो चाट चाट के ही अपनी उसको ठीक कर लेती हैं। ऐसे ही जो पेट में अपने आप एसिड है, अम्ल है, तेजाब बना अपने पेट में, अपना आप तेजाब बनता अपने पेट में, तो उस तेजाब को शांत करने का काम लार करती है। जितना ज्यादा लार हमारी पेट में जाओगी उतना ही वो जो शांत रहेगा। तो जब भी पानी पीना है तो कोशिश करनी है, लार कहाँ बन रही है? जीभ में बनने लग रही है, मुंह में बनने लग रही है, बस जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लार मेरे पेट में पहुंचे। तो आप बिल्कुल आराम से एक घूंट भरी उसको मुंह में घुमाया, आराम आराम से उसको फिर पियो। दूसरा क्या है? पानी हमेशा बैठ के पियो। अगर आप लगातार खड़े होकर पानी पियोगे तो क्या होता है? जब हम पानी पीते हैं तो पानी के साथ आवाज आती है, और अंदर जहां खाली जगह मिलेगी ना उसको, वो वहीं जाकर बैठ जाएगी। जैसे जब हम खड़े हैं तो यहाँ पे गैप महसूस होगा, जब आप खड़े होकर देखोगे ना यहाँ गैप महसूस होगा, और जब आप बैठे हो अभी यहाँ देखो कोई गैप नहीं है, ठीक है ना, यहाँ कोई गैप नहीं है पैर के अंदर जिस टाइम आप बैठे हो। तो जब उसको जगह ही नहीं मिलेगी हवा को तो वो रुकेगी कहाँ, फंसेगी कहाँ। लेकिन अगर आप लगातार खड़े होकर पानी पीने लग रहे हो, अगर वो आपके घुटनों में आकर रुकने शुरू होगी तो घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा। अगर आप लगातार लंबे टाइम तक खड़े होकर पानी पी रहे हो तो वो हवा घुटने में रुकेगी और फिर घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा। तो पानी हमेशा घूट घूट के पीना है, बैठ के पीना है। ठंडा पानी हमें कभी भी नहीं पीना। खाने के साथ पानी नहीं पीना। तो कब पानी पीना है? खाना खाने के अगर पहले प्यास लगी है तो 48 मिनट पहले, 50 मिनट या पौना घंटा लगा लो, खाना खाने के पौना घंटा पहले पानी पीना है, बिल्कुल पहले नहीं पीना। और खाना खाने के 1 घंटे बाद तो जरूर पानी पीना है, ठीक है। आपको प्यास लगी जाओगी, ऑटोमेटिक प्यास लग जाएगी। कई लोगों को ये भ्रम होता है 1 घंटे बाद कि मेरे को भूख लग आई, और वो दोबारा खाना खा ले, वहां गड़बड़ हो जाए। तो खाना नहीं खाना, वहां पे 1 घंटे बाद आपको प्यास ही लगेगी और वहां पानी पियोगे तभी ये रस और खून बनना शुरू होगा, क्योंकि वो गाढ़ा पेस्ट बनता है। तो 1 घंटे बाद आपको पानी पीना, पौना घंटा, 1 घंटा, हर एक का शरीर अलग अलग है, वो शरीर अपने आप बता देगा, उसके अनुसार आपने पानी पीना है, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे क्या है कि रसोई में कुछ जहर मतलब भेज दिए गए हैं, हमने नॉलेज नहीं है। जैसे एक जहर है
वो है आयोडीन नमक। जो घरों में हमारे आयोडीन नमक आता है, फरी फ्लो। फरी फ्लो किसको बोलते हैं? पहले तो अपने डलियाना नमक आया करता, उसके डले से बन जा करते नमक के। अभी क्या फरी फ्लो? फरी फ्लो क्या भाई? रेत की तरह ऐसे वो बंद है नहींगा, वो रेत की तरह ऐसे उड़ेगा। और साथ में क्या, उसमें आयोडीन मिला रहे हैं, कृत्रिम बनाई हुई आयोडीन मिला रहे हैं। वो आयोडीन नमक से उड़ जाती है। तो वो आयोडीन नमक से ना उड़े और वो फ्री फ्लो रेत की तरह बना रहा हो, वो इकट्ठा ना हो, इसके लिए उसमें 4 केमिकल मिलाते हैं। और ये 4 केमिकल सीमेंट में भी हैं। यही 4 केमिकल सीमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सीमेंट देख लो कितनी खतरनाक है। तो जब ये नमक आप इस्तेमाल करते हो तो इस नमक से क्या है कि आपकी जो खून की नसें हैं वो कड़ी हो जाती हैं, और फिर आपको शुरू होती है बीपी की प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम बढ़ कर नपुंसकता तक भी गई है। इसके जो रिसर्च बता रहे हैं भाई नपुंसकता भी आती है। नहीं, रक्तचाप तो बढ़ता ही बढ़ता है, बीपी की प्रॉब्लम तो आती आती है। तो भाई इसका क्या समाधान है? इसका समाधान है, हर चीज का समाधान प्राकृतिक है। भगवान ने हर चीज का समाधान बना रखा है। या तो समुद्र का सीधा नमक आ रहा हो हमारे पास, या किसी झील का सीधा नमक आ रहा हो, जो कि आ नहीं रहा, क्योंकि भारत में सरकार ने रोक लगा रखी है। समुद्र से, झील से कोई भी नमक होगा उसके अंदर आयोडीन मिलाना अनिवार्य कर रखा है। वो तो मिलाना ही मिलाना है। अब किसी आदमी में पहले आयोडीन पूरी है, भाई किसी आदमी में खून पूरा है, ऊपर से आयरन की गोली दोगे तो क्या होगा? दिक्कतें होगी उसके। तो अब हर आदमी को एक तरह तोल दिया, भाई सब में तो आयोडीन की कमी नहीं है, लेकिन सबको ही नमक खिलाया जा रहा है। तो किसी चीज की अति करोगे तो अति तो दिक्कत देगी, साथ में इसमें केमिकल मिले हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, क्योंकि समुद्र नमक और झील का नमक का तो हमारा ऑप्शन बने नहीं रहा है, इसका ऑप्शन है सेंधा नमक, जो पत्थर का नमक हुआ अपना, ठीक है, वो सेंधा नमक है। वो सेंधा नमक का अपना डला लाओ, दो सुखाओ, उसको कूट पीट के अपना घर इस्तेमाल करो। अब उसमें क्या है कि बहुत सी जो लेडीज है ये कहती हैं भाई जो हम ये वाला नमक जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पहले वाला, ये इससे कम नमकीन है, वो मात्रा में थोड़ा सा ज्यादा डला है, एक बार इस्तेमाल करके वापिस करवा दें, बोले इसमें नहीं नमकीन सा बन रहा। जो सेंधा नमक है वो मात्रा में थोड़ा सा ज्यादा डलता है, लेकिन उसके अंदर जो मिनरल है 84 मिनरल है, उसके अंदर 84 पोषक तत्व है। तो जो ये नमक मार्केट में आयोडीन नमक है, इससे बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। और शरीर में जो हम सारा साल जो सब्जियां खा रहे हैं, मार्केट से जहर की सब्जियां आ रही हैं, तरह तरह की चीजों में जहर आ रहा है, जो शरीर में जहर इकट्ठा हो रहा है, इस जहर को भी बाहर निकालने का काम सेंधा नमक करे। अगर हम सेंधा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो खाने के द्वारा जो जो जहर हमारे शरीर में आ रहा है, तो उस जहर की कुछ मात्रा को बाहर निकालने में सेंधा नमक हमारी मदद करता है। आयोडीन आयोडीन नमक तो लगभग सारे घर में ये टाटा और ये आयोडीन वाले नमक इस्तेमाल कर रहे होंगे, हैं? अधिकतर लोग तो मतलब अभी भी आयोडीन नमक इस्तेमाल करने लग रहे हैं, जबकि हम हजारों सालों से सेंधा नमक इस्तेमाल कर रहे थे, या हम समुद्र का इस्तेमाल कर रहे थे, या अपनी एक सांबर झील है राजस्थान में, उसका नमक सबसे बढ़िया है, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन झील के और समुद्र के नमक में तो आयोडीन अनिवार्य कर दी। आपको ये पत्थर मिला है जिसमें आयोडीन नहीं डलता, जिसमें केमिकल नहीं होते, जो पूरा प्राकृतिक होता है, जो आपके अंदर के जहर को भी निकाल लेगा, ठीक है। और इससे तो बीपी की प्रॉब्लम आओगी, वो आयोडीन नमक से बीपी की प्रॉब्लम भी आनी है आपको, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी आनी है, हड्डियों की दिक्कत भी आनी है। और जो ये आयोडीन नमक होता है ये अपने से 23 गुना ज्यादा पानी को खींचता है, तो आपको प्यास भी ज्यादा लगेगी, आपके अंदर का पानी भी सूखा होगा, आपकी कोशिकाओं का पानी भी सूखा होगा। ये अब जो दूसरा जहर अपना चल रहा है वो है घर में एक चीनी। जितना भी समुद्री नमक है, जिसको आप समुद्री नमक बोलना, कहने का मतलब पैकिंग में जो भी नमक आ रहा नहीं, ये पत्थर वाला सेंधा नमक छोड़कर वो तकरीबन आयोडीन नमक आ रहा, उसके ऊपर लिखा भी हुआ आयोडीन नमक। एक जो रसोई में दूसरा जहर अपना आ रहा वो आ रहा चीनी। चीनी कब आई? अंग्रेज लेकर आए। चीनी अंग्रेज लेकर आए।
अपने टाइम में अंग्रेजों ने क्या करा, हमारे कोल्हुओं पे भी बैन लगा दिया, गुड़ बनाने पे भी बैन लगा दिया, ताकि हमारे को ज्यादा से ज्यादा चीनी की आदत डाली जाए। अब हमारे को लगी चीनी की आदत है। अब जैसे कैथल शुगर मिल है, जिस टाइम शुगर मिल चले, एक बार शुगर मिल का आसपास खड़े होकर देखियो, जहां पर वो बनन लग रही है, इतनी भयंकर बदबू है केमिकलों की, इतनी भयंकर बदबू है। और वो केमिकल का पानी अगर किसी खेत में डाल दे तो खेत बंजर। पीछे एक मतलब जगह पे ऐसे ही खेत में पानी डाल दिया था साथ लगती मिल ने, तो उसको कोर्ट में फिर अर्जाना भी भरना पड़ा, जमीन ने बंजर कर दी। भाई जो केमिकल चीनी में डले हैं उससे खेत बंजर हो रहे हैं, तो हम भी तो बंजर होवांगे, हम भी तो नपुंसक होवांगे, हम भी तो बांझ होवांगे। जो खेत को कर रही है वो हमारे को भी कर देगी। और जो चीनी है वो इतनी भारी है पचाने में, आप 24 घंटे में एक चम्मच नहीं पचा सकते। और आप पियो दिन में पता नहीं कितनी कितनी चाय, उसमें कितनी कितनी चम्मच डाल कर पियो। और ये चीज क्या करती है, जब आप ये आयोडीन नमक खाते हो, चीनी खाते हो, तो शरीर के अंदर तेजाब बनाती है ये चीजें, और वो तेजाब पहुंचे खून में। अब शरीर क्या कोशिश करता है कि आपकी जिंदगी बचा ले, आपने तो गलती कर दी, लेकिन शरीर कोशिश करता है कि आपको बचा ले। तो उस तेजाब को खून से वापस निकालने की शरीर कोशिश करता है, और उस कोशिश के लिए वो क्या करता है कि शरीर के जो और हिस्से हैं और ऑर्गन हैं, उनसे अलग अलग चीजें जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, उनसे वो लेता है और उस तेजाब को बाहर निकालता है। जैसे हड्डियों से कैल्शियम ले होगा, फिर उस तेजाब को बाहर निकाल लगा। आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकल गया, हड्डियां कमजोर होगी, ज्वाइंट पेन शुरू हो जाएंगे, हड्डियों के दर्द शुरू हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, थोड़ी सी चोट में हड्डी टूट जाएगी, कुल्ली टूट जाएगी, ये चीजें शुरू हो जाएंगी। तो अब इसके लिए क्या है, इसके लिए तो आपने चीनी छोड़नी पड़ेगी। आप क्या बीमारी को ले रहे हो और डॉक्टर के पास भाज रहे हो, डॉक्टर ना तो चीनी छुटवा रहा, ना आपका नमक छुटवा रहा, और बीमारी आ रही है उसी के कारण। भाई हम एक नाली, गंदी नाली है, उसमें झाड़ू मारन लग रहे हैं, दवाई को झाड़ू समझो, भाई झाड़ू से उस गंदगी को निकालन लग रहे हैं शरीर की, और पीछे तो नाली में गंदगी आने लग रही है, वह नाली कभी जिंदगी में साफ हो जाएगी? तो दवाई लेने का क्या फायदा है? दवाई से पहले तो जो पीछे गंदगी आ रही है, जो हम गलत चीज खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, वो रोकनी पड़ेगी। पिछली गंदगी, अगली गंदगी तो फिर दवाई काट, जो बच गई उसको दवाई निकाल देगी। दवाई तो 2-3 महीने की हो, इससे लंबी दवाई नहीं होती। जो आप दवाई ले रहे हो, जो डॉक्टर बोल रहे हैं भाई ये बीपी गोली ले, मरण तक यही लेनी पड़ेगी, या शुगर की गोली ले, कोलेस्ट्रॉल की गोली ले, मरण तक यही लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? जो आप बीपी की गोली ले रहे हो वो कर क्या रही है? बीपी की गोली हमारे शरीर में पतली पतली नाड़ी है जो खून को लेके जाओ, जैसे कोई भी पाइप हो है, ऐसी हो पतली पतली पाइप, वो इलास्टिक जैसी हो है, जैसे हमारे पजामा में कच्छा में इलास्टिक हो है, ठीक है, वैसी वैसी हो, फ्लेक्सिबल। डॉक्टर गोली देगा 24 घंटे के लिए, वो ऐसे खुल जाएगी, जो पाइप है नहीं चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिक की तो है, फैल गई वो खून जो ना आराम से आने जाने लग गया। हमें बीपी की प्रॉब्लम ऐसे हो कि ठीक हो गया, 24 घंटे बाद गोली का असर खत्म हुआ, पाइप वापस वहीं आ गई, 24 घंटे बाद आपको फिर लेनी पड़ेगी गोली। इसलिए डॉक्टर ने लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका तो वो हल करे नहीं रहा कि बीपी बढ़ क्यों रहा आपका। बीपी तो आपका गलत तरीके से खाने से बढ़ रहा है, गलत खाना खाने से बढ़ रहा है, वो आप बंद नहीं कर रहे। ऐसे तो खाना खा, वो गोलियां खाते रहो रोज की, वो इलास्टिक ऐसे होएगी, तो एक टाइम का बाद तो अगर आप मान लो किसी पजामा का इलास्टिक ने ऐसे ऐसे कर दे रहोगे, एक टाइम का बाद तो खत्म है, ढीला है, वो ठीक रह ही नहीं सकता। एक टाइम के बाद वो नई बीमारी और पैदा हो जाएगी कि आपकी नस और खराब होगी, फूलगी, फिर किसी का कान में सीटी बजेगी, किसी का कोई प्रॉब्लम आओगी, किसी का सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, तरह तरह की बीमारी, आगे से आगे आप बीमारी को बुलाओगे उसमें। तो पहली बात तो चीनी की हमने जरूरत नहीं है। चीनी कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हम? चीनी हम केवल चाय में इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं दूध में, जबकि दूध मीठा है।
अगर आप कोई भी दूध में चीनी मिलाकर, मीठा मिलाकर, गुड़ के साथ, शक्कर के साथ ले रहा है, तो मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं कि आप 10 दिन फिक्का दूध पियो। अगर 10 दिन बाद आप ये ना कह दो नहीं कि ये मीठा है और उसमें फिर चीनी मिलाओ, तो आपने ऐसा लगेगा जैसे कई बार हम ज्यादा चीनी मिला दें, हाँ वैसा महसूस होगा हल्की चीनी मिलाने में भी, उल्टी भी लग जाए। आपको दूध 10 दिन में मीठा लगना शुरू हो जाए, क्योंकि दूध है ही मीठा। हमने हमारी आदत बिगाड़ दी, उसमें चीनी गुड़ शक्कर मिला मिला के। दूध हमेशा फिक्का ही पीना चाहिए। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, दूध के साथ कुछ लेने की जरूरत नहीं है। दूध ले लिया, सब कुछ ले लिया, दूध संपूर्ण आहार है, उसके साथ कुछ नहीं लेना। तो एक तो वहां हमें मिठाई की जरूरत नहीं है, चीनी की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। दूसरी, हम चाय ले रहे हैं, चाय अपने आप में जहर है। चाय के अंदर पत्ती है, पत्ती क्या है, शरीर के अंदर तेजाब बना रहा है। अब सबको तेजाब की समस्या हो रही है, सबको गैस की समस्या हो रही है, सबको कब्ज की समस्या हो रही है, खून के अंदर सबके तेजाब घुस रहा है। आगे से आगे फिर किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का बंदा ही लग रहा है। तो ये प्रॉब्लम किसके कारण आ रही है? इन्हीं चीजों का कारण आ रही है। आप चाय नहीं छोड़ रहे भाई, आपके लिए क्या जरूरी है? चाय जरूरी है, शरीर जरूरी है। एक आदमी बीमार है, घर में शादी है, बैंड बाजा बाजन लग रहा है, पूरा खुशी का माहौल है, और उस आदमी का बुखार है किसी का, उसकी खाट पे शामी भी डाल देनी अगली डीजे बाजे सुन ले, या गीत गांधी है, लुगाई गीत गान लग रही है, और किसी बीमार लुगाई ने वहां लिटा दियो, उसने मजा आ सका है? एक बीमार लुगाई ने मजा आ सका वहां गीत गा रही होंगी लुगाई? मजा ही नहीं, बीमार आदमी ने मजा ही नहीं आंदा। तो जिंदगी का मजा तो स्वस्थ जीवन में है। ये तो आपने डिसाइड करना भी, हमने स्वस्थ रह के मौज लेनी है या बीमार होकर तंग रहना है। तो आप जो मतलब, एक तो ये चाय तो आपने वैसे ही छोड़नी पड़ेगी, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, ये तो बीमारी है। उसके अलावा आपको जरूरत कहां रहेगी चीनी की, ये बता दो। चाय में मिला रहे थे, दूध में मिला रहे थे, और कहां जरूरत रहेगी? जो चाय का ऑप्शन ऐसा है जी, आपको फार्मूला कहूंगे फार्मूला बता देंगे, नहीं तो अपने सिल्लू भाई है वैद्य सिल्लू जी, कैथल में इनकी दुकान है, वहां पे जड़ी बूटियों का काढ़ा बना रखा है। आप उसको पियोगे, आप बता नहीं सकते, ना रंग से ना टेस्ट से, और उससे आपका हजमा भी ठीक होगा। ठीक है, वो चाहे आप भाई सिल्लू से, कैथल या इनसे मंगवा सको, ये तो गांव के, इनको बोलोगे पहुंचा देंगे आपके पास। ठीक है, वो चाय आपके पास पहुंचा देंगे। चाय का ऑप्शन है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जड़ी बूटियों की बनी हुई है, बढ़िया जड़ी बूटी मिली हुई, इसमें लाल चंदन मिला हुआ है। ठीक है, सौंफ है, इलायची है, अदरक है, सौंठ है, तुलसी है, तो उसमें ये जड़ी बूटियां मिली हुई है, वो बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपने ये भी, हमने तो ऑप्शन ही चाहिए, तो वो ऑप्शन ले लो। 5 गर्म है, 5 ठंडी जड़ी बूटियां है, किसी भी मौसम आप उसको ले सको। ठीक है, तो चाय का तो आपका ऑप्शन बन जाएगा, चाय का ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। चीनी की जगह आपने, जैसे आप मीठे चौड़ बना रहे हैं, वहां पर गुड़ इस्तेमाल कर सको। ठीक है ना, या फिर अपन मीठा खाने का जिक्र है, शक्कर बेस का। ठीक है, हलवा बनाने लग रहे हैं तो देसी खांड इस्तेमाल कर सका आप उसकी जगह, क्योंकि देसी खांड बनाने में भी कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अपन उन्हें चीजों में आना है जिस चीज का हमें नुकसान नहीं है। केमिकल हमको नुकसान कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक चक्कर बना रखा है। पहले तो हमारे को गलत चीजें दी जा रही है, हम उन खावांगे, बीमार होवांगे, डॉक्टर दौरा जावांगे, दवाई लेवांगे, उन दवाइयों से फिर साइड इफेक्ट आएंगे, फिर दूसरी दवाई लेवांगे, फिर और बड़ी बीमारी पकड़ांगे, तो फिर बड़े ऑपरेशन करवावांगे। मतलब आपने अपनी घर की किलियां की रजिस्ट्री उनका रखनी है, उनका आखिरी तो यही है भाई, आप मर जाओ, मरने में मर जाओ, आपने ठीक नहीं कर सकते। आज लग कोई एक पूरा भारत में पेशेंट आधुनिक चिकित्सा से बीपी का, शुगर का, कोलेस्ट्रोल का दवाई खा खा के ठीक हो जाओ तो बता दे भाई, यू आदमी बीपी गोली ले थारे ठीक हो गया? हो ही नहीं सकता। ठीक आप हो गया अपनी जीवन शैली को सुधार कर, अपने खान पान को सुधार कर, टाइम पे खाना खा के, सही खाना खा के, गलत चीजों को छोड़ के। अब एक बीमारी और आ रही है अपने घर में, अब पता नहीं गांव में इतनी आई है कि नहीं, रिफाइंड तेल, डालडा, रिफाइंड तेल, ये चीजें चल रही हैं। शायद तो गांवों में भी रिफाइंड तेल अब पहुंच गया थोड़ा सा। अब रिफाइंड तेल, अब जैसे बूढ़े आदमी है, बूढ़े आदमियों का शरीर हुआ है वात का शरीर, थोड़ा सूखना शुरू हो जाएगा, वात का शरीर हुआ है। तो हमारे महर्षि वाघभट्ट ने क्या कहा भाई, वात को ठीक करने की सबसे बड़ी औषधि क्या है? तेल है।
तेल की मालिश करो, जो बूढ़ा आदमी है डेली तेल की मालिश करो, खाने में तेल इस्तेमाल करो, उसको जोड़ की दिक्कत नहीं होगी। जो हार्ट की दिक्कत आवा, हार्ट अटैक आवा, ये भी वात का रोग है, उसको हार्ट अटैक नहीं आवा। जो लकवा हुआ है बुजुर्गा में, उसको लकवा नहीं आवा। जो बुजुर्ग तेल, शुद्ध तेल की बात कर रहा हूं मैं वो भी बताऊंगे कैसा। शुद्ध तेल इस्तेमाल करेगा, उसकी मालिश करेगा हर रोज, और उसको खाने में इस्तेमाल करेगा, उसको लकवा नहीं आऊगा, उसको हार्ट अटैक नहीं आऊगा, उसको जोड़ों के दर्द नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम हाँ तेल बता रहे हैं। देखो तेल में एक स्मेल आवा है नहीं, आप उसको सूंघ के ये बता दें हाँ कि ये तेल सरसों का है, ये नारियल का है, ये मूंगफली का है, ये तिल का है। ये जो गंध आ रही है नहीं, ये इसकी प्रोटीन है। लोग प्रोटीन के डब्बे भी खाते फिर हैं। दालों के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो तेल के अंदर हो है, तो हमें प्रोटीन भी प्राप्त हो जाए तेल से। दूसरा इसमें क्या है, जो इसकी चिकनाई है, चिपचिपा होगा तेल हमेशा, ये होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड हमारे शरीर के अंदर बनता ही नहीं, वो हमें बाहर से लेना पड़ेगा। और फैटी एसिड काम क्या करता है, जो आपके खून के अंदर तेजाब चला गया ना, जो आपके शरीर में तेजाब बन रहा है, पेट में हो चाहे आपका खून के अंदर चला गया हो, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो कहने का मतलब आपका जो तेल है वो आपका तेजाब खत्म करने का काम करता है। ठीक है, तो तेल कैसे इस्तेमाल करना है, तेल भी मौसम के हिसाब से इस्तेमाल करना है। जैसे जो गर्मी है, गर्मियों में हमें कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, जो ठंडा हो, जिसकी प्रकृति ठंडी हो। तो ठंडी प्रकृति का तेल कौन सा है, नारियल का तेल या फिर गाय का घी, जो बिलोना वाला हो, क्रीम वाला नहीं, क्रीम वाला तो घी होता भी नहीं। घी जहां भी शब्द इस्तेमाल करांगे वो बिलोने वाला घी है। तो जो देसी गाय का घी है वो ठंडी प्रकृति का हुआ है, या तो गर्मियों में वो इस्तेमाल करो। अगर आपको लगे कि वो महंगा पड़ रहा है या हमारे हिसाब में नहीं है, तो आप प्योर नारियल का तेल लेके आओ, उसकी प्रकृति भी ठंडी है। तो आप होली से लेके और दिवाली तक, ये गर्मी का मौसम रहता तकरीबन तकरीबन, ठीक है, तो इस मौसम में आपने नारियल का तेल इस्तेमाल करना है या गाय का घी इस्तेमाल करना है। और मालिश करनी है, नारियल का तेल की मालिश करो। छोंक लाना है, नारियल का तेल का छोंक लाओ। ठीक है, खाने में भी उसको इस्तेमाल करना है, लगाने में भी उसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद अब दिवाली के बाद शुरू हो जाएंगी सर्दियां, शुरू हो जाएंगी, 3-4 महीने अपनी सर्दियां रहेंगी। तो सर्दियों के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल का तड़का भी लगा सकते हैं हम खाने में, छोंक भी लगा सका। ठीक है, और मालिश में हम सर्दियों में तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के तेल की मालिश सर्दियों में, घुटनों में दर्द है, कहीं भी दर्द है, अगर नहीं दर्द है तो मालिश कर दे रहो, दर्द नहीं होगा। तिल का तेल होगा गर्म, आपको मतलब ताकत भी देगा, गर्म भी रखेगा सर्दी में, सर्दी से भी बचाओगा। उसके बाद 2 महीने होते हैं जो बसंत ऋतु के होते हैं, जब फरवरी और मार्च के, 15 फरवरी से लगभग 15 अप्रैल के, उस बीच में हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर। ये बात है लगातार इस्तेमाल करने की। वैसे बीच बीच में कभी कभार आप, जैसे भाई बारिश है, बारिश होगी, पकोड़े बनाने का आपका मन हो गया, तो शुद्ध सरसों के तेल में अपना पकोड़े बना लिए, पूड़े बना लिए, गुलगुले बना लिए, वो आप बीच बीच में कभी कभार इस्तेमाल कर सको, लेकिन रेगुलर नहीं इस्तेमाल करना। भाई लगातार सरसों का तेल में क्या है कि सरसों का तेल अगर आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कई जगह क्या होया भाई, लोगों में इतनी जागरूकता तो आ गई भाई हम रिफाइंड तेल बंद कर दें, लेकिन लोगों ने सबसे सस्ता के चक्कर में, सरसों का तेल सबसे सस्ता है और मूंगफली का और नारियल का तेल थोड़ा महंगा है और घी और ज्यादा महंगा है, तो थोड़ा सस्ते का उसमें लोग 12 के 12 महीने सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। और सरसों का तेल इस्तेमाल करने से क्या है कि शुक्र धातु का नुकसान होता है, शुक्र धातु का अक्षय होता है। तो उसका कारण क्या है कि जिनको, कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसका एक कारण लगातार सरसों का तेल इस्तेमाल करना भी हो जाए। 12 मास हमने सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, पित्त हल्का गर्म हुआ तो गर्मी बढ़ा दे, सफेद बाल है, ये भी प्रॉब्लम लगातार इस्तेमाल करने की हुआ है। मौसम के हर चीज ऋतु के हिसाब से करनी है। चाहे हमने फल भी खाना है, भाई जामुन है बारिश में लगेंगी तभी खानी है, सेब है, सेब का भी सीजन है, हर चीज का सीजन है, सीजन में खाओ। अब घिया तोरी का सीजन था गर्मिया में, हमने खा ली,
अब कुछ लोग है गाजर मूली का अब सीजन आओगा सर्दियों में, लेकिन मंडी में तो 12 मास मिल रही है, लोग उसको जो ना गर्मियों में ही बनाने लग रहे हैं। तो ये चीज भी नुकसान कर रही है। जिस मौसम की जो सब्जी हो, जो उस मौसम का फल हो, वो हमारे लिए सही है और बाहर की जरूरत भी नहीं है। अगर हम अपने गांव में जो हमारी समलाती जमीन है, खाली जमीन है, या खेत के किनारे है, नहर के किनारे, अपने खेतों में आप लगा लो कितनी तरह के पेड़ हैं। 2-2 महीने की एक ऋतु है, ऋतु का कोई ना कोई पेड़ मिल जाएगा। जामुन का पेड़ है, सतूत का पेड़ है, इनको जो ना बच्चे बड़े हैं सारे अपना ताजा खाओ, आपकी बीमारी कटेंगी। अगर आप मतलब सतूत का पेड़ है, अप्रैल में उसके अंदर फल लगे, वो आपका कफ का भी शमन करेगा, पित्त को भी ठीक रखेगा। जो जिस मौसम में आ रहा है, जामुन खा रहे हो बारिश में, वो आपको सारा साल पथरी नहीं होने देगा, आपको शुगर नहीं होने देगा। तो मौसम के हिसाब में खाओ, जो जिस मौसम की सब्जी है वह खाओ। ऐसे नहीं फ्रिज में 12 मास सेब मिल रहा है तो हम 12 महीने सेबे खाने लग रहे हैं, इनकी जरूरत है नहीं। जो जिस मौसम का अगर हो उसका तो गांव में व्यवस्था कर लो। ये तो एक सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है भाई, बासी खाने की। क्या कर रहे हैं, सुबह खाना बना लिया, सब्जी बना ली, उसी को दोपहर में खा रहे हैं, उसको फ्रिज में रख रहे हैं, रात में भी उसे न खा रहे हैं, या रात का भी बना लिया और सवेरे का भी बना लिया और वो फ्रिज में रख दिया, सवेरे गर्म करके फिर कह रहे हैं। उसमें दो चीज गड़बड़ हो रही है। एक तो हम बासी खाना खा रहे हैं, बासी खाना कभी भी पच नहीं सकता। खाना हमेशा बनने के पौना घंटा के अंदर खाना है, ये नियम है, वो तभी तक ताजा है। हमने खाना बना लिया, अगर 7:15 खाना बनाया सुबह तो 8 बजे तक ही ताजा है वो, उसके बाद उसकी ताकत घटनी शुरू हो जाएगी। अगर आप उसको शाम तक रख रहे हो तो और ज्यादा ताकत घट जाएगी उसकी। तो बासी खाना हमने कभी भी नहीं खाना है। और फ्रिज तो अपना आप में इतनी बड़ी बीमारी है, फ्रिज के अंदर तरह तरह की गैसें निकल रही हैं। आपने एक चीज देखी होगी, विरुद्धार है ना दो चीजों का। जैसे आप लस्सी और दूध साथ में पी सको, भाई सबने पता लस्सी और दूध साथ में पीवांगे तो क्या होगा, बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है नहीं, पेट में गड़बड़ हो जाएगी, मरने की स्थिति भी आ सके। मतलब जिन खानों का आपस में मेल नहीं है वो कभी भी लेने नहीं चाहिए। लस्सी दूध नहीं ले सकते, दही दूध नहीं ले सकते, आपस में जिनका मेल नहीं उनको ले नहीं सकते। अब आपको फ्रिज की एक बात बताता हूं भाई, फ्रिज हमें कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। फ्रिज के अंदर आप खरबूजा रख दो तो आप अगर फ्रिज में आपका दूध भी रखा है तो आपको दूध के अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। चाहे आप उस दूध को पूरा बांध के रख दो, वो स्टील को चीर के भी निकल जाएगी उसकी गंध, उसके अंदर आपको खरबूजे की गंध आएगी। ये तो वो गंध है जो आपको महसूस होगी। फ्रिज के अंदर जो भी चीज रखी है वो चीज आपस में, जैसे खरबूजा दूध में मिल गया, हमें स्मेल से पता लग गया, वैसे तो नहीं पता लग रहा भाई इसमें मिल गया। फ्रिज के अंदर रखी हुई हर चीज एक दूसरे में मिक्स होती है। ऐसे ही चाहे आप स्टील का बर्तन में रख लो, जिस मर्जी बर्तन में रख लो, वो आपस में मिक्स होंगी तो विरुद्धार बनेगा। उसी के अंदर तो आपने लस्सी रख रखी है, उसी के अंदर आपने दूध रख रखा है, तो वो क्या होगा, आपस में मिक्स नहीं होगा भाई। जब खरबूजा मिक्स होने लग रहा है दूध में, दूध खरबूजा मिक्स होने लग रहा है, तो दूध जो ना लस्सी में ही मिक्स होने लग रही है, लस्सी उसमें ही मिक्स होने लग रही है। तो आप ये मीठा जहर खाने लग रहे हो, ये विरुद्धार है, एक दूसरे का विपरीत आहार है। अगर ये खाओगे तो बीमार रहोगे। फ्रिज ना बंद कर दो, फ्रिज की जरूरत कहाँ है। और गांव में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डेली की ताजा सब्जी खा लो। भले एक हफ्ते की सब्जी सस्ती आवा है, अरे एक हफ्ता का बिजली का बिल भाई इतनी कितनी सस्ती लिया हो। मेरे को सब्जी 30 रुपए किलो है, अगर आप मंडी में तो लिया होगे, मान लो आप डेली सब्जी ला रहे हो तो आपका एक हफ्ता का बजट मान लो 500 रुपये आ रहा है, मंडी में तो लिया होगे तो 450 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, उतना बिल भी तो लगा रहे हो। और जो 20,000 का वो फ्रिज लिया रखा है, वो भी तो एक खर्चा खाम खाई का कर रखा है, बिना मतलब का वो खर्चा हो रहा है हमारा 20,000 का। उसकी बिजली फूकन लग रहे हैं, किस लिए कि सब्जी के 50 रुपये हफ्ता में बचाने हमने, और उसका बदला क्या लेवांगे, हम बीमारी लेवांगे। और उस बीमारी में क्या, डॉक्टर का पूजना, फिर हमने जो और पैसे हमारे डॉक्टर का पूजने हैं बीमार हो गए। तो एक या सबसे बड़ी बीमारी जो ना फ्रिज है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, लोगों ने स्टेटस बना लिया,
भाई हमारा घर फ्रिज नहीं होगा नहीं, लोग के कहोगे हमारा घर तो फ्रिज को नहीं है। आधी बीमारी तो यह है भाई फलाना का भी फ्रिज दिखड़ा, फ्रिज बोला ठंडा पानी लेकर आना पड़ा है गर्मिया में, बोला को आज नहीं नींबू पानी बनाना पड़ा है, ठंडा पानी लाना पड़ा है। अगर आप फ्रिज का पानी इस्तेमाल करना बंद कर दोगे और आई गर्मी एक कोरा मटका खरीदोगे तो गारंटी है वो कोरे मटके का पानी आपको बिल्कुल चिल्ड महसूस होगा, बिल्कुल ठंडा महसूस होगा। अब आपने अपनी आदत ही ये बना रखी है 5 डिग्री 10 डिग्री का पानी पीने की, तो आपने तो वो गर्म लगेगा पानी, मटके का पानी तो आपको गर्म लगेगा। अगर आपने फ्रिज का पानी पीने की अपनी आदत कैपेसिटी बना रखी है, फिर आपने मटके का पानी तो गर्म में लगेगा। नहीं तो आप हर गर्मी में कोरा मटका लेकर आओ, उससे ठीक ठंडा पानी बने। वो पींदे तो जब तक ये नहीं थे, जब भी तो पानी पिया ही कर दे हम, जब भी तो नींबू पानी बनाया करते, जब फ्रिज नहीं हुआ करते हमारे घर में जब भी तो पानी बनाया करता। तो फ्रिज विरुद्ध आ रहा है, सबसे बड़ी बीमारी है। तो एक तो फ्रिज को आउट कर दो घर से, बेच दो, इसको बिक दो बेच दो, वैसे देना हो वैसे दे दो किसी ने, अपने घर से बीमारी टालो सारे के सारे। एक तो फ्रिज को निकाल दो। एक जो बीमारी आ रही है हमारे घरों में या गांव में आगे मन तो मतलब देख का चरच हो रहा है, मैदा। ये बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ, जितने भी मैदा के फास्ट फूड है, जंक फूड है, पिज्जे मंगा खाने लग रहे हैं गांव के अंदर, सबसे बड़ी बीमारी। अब मैदा क्या है, मैदा इतना चिपचिपा अगर हमारे हाथ को लग गया तो आप उतार नहीं सकते। जो चीज हमारे हाथ को लग गई उसको हम उतार नहीं सकते, तो वो हमारे पेट में गई। पेट में हमारी आंतों है, ये देखो ये आंत बन रही है, ये पाइप सी ये ऐसे गोल 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 अंदर चक्कर बन रहा है। इनमें से मतलब हमारे मल निकलना है, इसमें से अपना टॉयलेट आना है, ठीक है। वो क्या है, उस पाइप के चिपकनी शुरू हो जाएगी किनारे पे। जो मैदा है वो जो हमारी आंत है पाइप की तरह ऐसे गोल है हमारी आंत, इसमें से हमारा मल निकलता है, ठीक है जी। अगर हम मैदा खावांगे तो मैदा इसके किनारों पे चिपना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपना खेत में नाली नूड़ी हो, वो किस लिए समारा भाई, अड़ंगा जैम जी है तो उसकी जगह हेर ले, वो पानी की निकासी की जगह कम कर देगा, ठीक है ना। ऐसे ही जब मैदा खाओगे तो आंत के अंदर वो जमेगा और वो हमारी मल की जो निकासी है, लेटरिन की जो निकासी है उसको रोक देगा, और जो गैस पास होनी है उसको भी रोक देगा। अब उससे क्या होगा, ना तो आपकी लेटरिन निकलने लग रही, आपका कब्ज हो जाएगी, ना आपकी गैस निकलने लग रही क्योंकि रास्ता ही नहीं है। अब वो गैस निकल नहीं रही, अब गैस ना कहीं तो टक्कर मारनी है, वो अंदर जो गैस है वो कभी सर में टक्कर मारा तो सिर में दर्द रहा है दूसरा दिन, मेरा तो सर में दर्द हो रहा है। वो क्यों रहा, कब्ज हो रही है, वह गैस टक्कर मारा है। और वह गैस जिसके दिल में टक्कर मारा है उसके सीना में दर्द महसूस होगा, हार्ट अटैक नहीं होता। कई बार आपने देखा है सीना में दर्द हुआ है, हार्ट अटैक नहीं होता, इसके अलावा भी सीना में दर्द चला है। वो क्या, वो जो हवा है, जो फंसी हुई हवा, वो आपके छाती में टक्कर मारने लग रही है, तो आपका छाती में वो होने लग रहा है। तो अगर आप मैदा खाओगे तो मैदा की पहली बीमारी तो ये है कि वो आंत के अंदर जमेगा, जमदे 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 वो पूरी नाड़ी ने बंद कर देगा, और फिर एनीमिया करवाते फिरो, कोई इलाज नहीं है, पेट सफा खाते रहो, रोज पेट साफ करते रहो। उससे क्या होगा, आंत सूख जाएगी, सूखी हो जाएगी। रोज रोज अगर पेट साफ करने की दवाइयां खाओगे तो आंत खुश्की हो जाएगी। और आंत कैसी होनी चाहिए, आंत चिकनी होनी चाहिए। भाई आंत चिकनी होगी तभी तो बैठते ही मल निकल जाएगा। जैसे अपने घर में भैंस बंध रही है, अब ये बताइयो अपना दिमाग लगा के 1 मिनट सोच के, जो भैंस गोबर भी कर रही है और मूत भी कर रही है, भाई गोबर जल्दी करेगा मूत जल्दी करेगा, है गोबर जल्दी कर रही है, मूत लेट कर रही है। और किसी भी प्राणी को देख लो इस सृष्टि का, गधा ना देख लो, घोड़ा न देख लो, गाय न देख लो, पक्षी न देख लो, जिस मर्जी न देख लो, वो अपना मल जल्दी निकाल रहा है और पेशाब का टाइम ज्यादा है। अरे वो अपना अपना देख लो आप क्या कर रहे हैं, अपना गोबर जल्दी लिकड़ा है, अगर पेशाब जल्दी लिकड़ा है, आप ना पता लग जाएगा हम कितने स्वस्थ हैं। सही आदमी वो है, सही आदमी वो है जो बैठा अरा लिया। कई बार अपन नहीं कहा जो सही स्वस्थ आदमी होगा नहीं उसकी यह है,
वो लेटरिंग में गया रह गया, बोले तो जानदे है लिया, टाइम में इतना हुआ है। ये 15-15 20-20 मिनट बैठे रहे, आंगे लाए जाओ, जोर लाए जाओ, क्यों कब्ज बन रही है। जबकि सही स्वस्थ आदमी का क्या है, बैठा जितना गाय ने टाइम लग गया, जितना भैंस ने टाइम लग गया, उतना ही टाइम अपना है। पेशाब से कम टाइम लगना चाहिए, जितने टाइम हम पेशाब कर रहे हैं उससे कम टाइम लगना चाहिए हमारा मल निकलने में, लैट्रिन निकलने में, वो स्वस्थ शरीर है। लेकिन हमने क्या है, छोटी आंत की तो बैंड बजा रखी है पूरी, जो भी खाना सड़ेगा वो भी आंत में फंसेगा, जो मैदा खाओगे वो भी आंत में फंसेगा। बताओ भाई मल टाइम पर कहाँ निकलेगा। अब फिर उसकी आप दवाई क्या ले रहे हो, पेट सफा ले रहे हो या कोई भी XYZ गोली लेने लग रहे हो, रोज गोली ले रहे हो, उसके साथ क्या कर रहे हो आप, केवल मल को पतला करके बाहर निकाल रहे हो। कब्ज बन क्यों रही है, उसका कोई इलाज नहीं चल रहा आपका। तो सबसे पहले तो ये मैदा है, ये बीमारी है, ये छोड़नी पड़ेगी। ये पीछे से जो गंदगी आ रही है नी, ये छोड़नी पड़ेगी, फिर कोई दवाई लेने का फायदा है, फिर अगली सफाई हो जाएगी, पीछे से कोई गंदगी नहीं आ रही, फिर आप जो है स्वस्थ हो गए उसके अंदर। एक जो चीज नियम है भाई, कोई भी चीज 2 बार गर्म नहीं होनी चाहिए, आयुर्वेद का नियम है। लेकिन एक समस्या क्या आ रही है भाई, पहला तो हाथ की चक्की होया कर दी, उस गले पिस्सा कर दे, ठंडा चून लिकड़िया करता, ठंडा आटा लिकड़िया करता बिल्कुल। ये भी आ गई चक्की मशीन वाली, गर्मा गर्म आटा होगा, हाथ फूक, दोबारा फिर हम उसकी रोटी बनावांगे, और 2 बार गर्म हो गया तो उसकी ताकत भी घट गई और वो नुकसानदायक भी हो गया। और कई तो फिर उससे भी अगले हैं, बोइया मतलब कड कड के होती है, टटका गर्म करके भी खाएंगे तीसरी चौथी बार भी। तो या तो हाथ वाली चक्की चलाना शुरू कर दो, इसके फायदे भी हैं। लेडीज का तो पेट है, गर्भाशय है, वो नरम रहेगा, मुलायम रहेगा। अभी क्या है कि 90% तो सर्जरी से बच्चे कर रहे हैं, सर्जरी से। ये 90% तो जो बच्चे हो रहे हैं सर्जरी से हो रहे हैं, उसमें कुछ तो ये धक्का कर रहे हैं, मतलब जरूरत भी नहीं है, कुछ ऐसा माहौल बना दे हैं, आराम कर, काम ना कर 9 महीने, ताकि गर्भाशय, अगर यो हमारा पेट है, गर्भाशय है जिसके अंदर बच्चा है लेडीज का, अगर वो लचीला ही नहीं होगा तो वो मतलब नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो उसका, हो ही नहीं सकती। तो जो ये काम है, बैठ कर पोचा मारना है या हाथ की चाकी चलाना है, ये पेट को नरम रखे, जो आखिरी टाइम लग काम कर दे रवे हैं, तो ये पेट को नरम रखा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। एक तो ये फायदा है, दूसरा ठंडा चून भी मिल जाएगा। बाकी ये भी हमने काम करना ही नहीं, तो भाई कोई स्लो मोटर की भी आने लगी अब चक्की, बिल्कुल स्लो, आराम आराम से चलेगी, आपका आटा ठंडा आ जाएगा, कम से कम वो तो आप लगवाए लो। ऐसे ही हम क्या करा, घर में मान लो आपने बना लिए पकोड़े और वो बच गया तेल, उसने धर लेंगे संभाल के, थोड़े दिन पाछा राम बरसेगा फिर उसे तेल में वो जहर। और जो आप बाहर खान लग रहे हो समोसे, पहली बात तो वह रिफाइंड तेल में बने, दूसरी बात 1-1 2-2 महीने से वही तेल चल रहा है, उसी के अंदर समोसे बनने लग रहे हैं, उसी के अंदर आपके सारे फास्ट फूड बनने लग रहे हैं, उसी के अंदर उसी तेल में जलेबी बनने लग रही है। उसने खुद ने नहीं पता, मैंने 1 साल हो गया कि 2 साल हो गया इस तेल बदले, कम हो उसे मिला दे, कम हो उसे मिला दे, और देखो कितनी बार गर्म हो लिया, आराम फिर मार्केट में तो जलेबी ठा के लियावा, और समोसा ठा के लियावा, और कचौरी ठा के लियावा, तो बीमारी तो आएगी। तो इतनी लंबी चौड़ी बात है नहीं, फास्ट फूड, जंक फूड, जो डब्बा बंद जितनी भी चीज आवे, अब जैसे दूध आ रहे हैं गांव में, दूध भी पैकिंग वाले शुरू हो गए अब तो। अब पैकिंग वाले दूध में गवर्नमेंट ने क्या है कि अनुमति दे दी, भाई इसमें मेलामाइन मिला लो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप फोन निकालो, गूगल पे सर्च करो, भाई मेलामाइन अप्रूव्ड इन मिल्क, आपको आ जाएगा, FSSAI ने अप्रूवल दे रखी है, उसके अंदर मेलामाइन मिला इसका। फिर आप दूसरा सर्च करो बर्जर मेलामाइन, बर्जर पता क्या है, एक पेंट की कंपनी है, पेंट करने वाली, जैसे एशियन है, नैरोलैक, ऐसे बर्जर है। तो बर्जर का मेलामाइन मिलेगा आपको नेट में, वो मेलामाइन प्रति लीटर 0.15 ml मात्रा में अनुमति मिल रही है।
दूध में मिलाना, उससे क्या हुआ है, इतनी मोटी मलाई आवा है। उस पेंट से क्या है, इतनी मोटी मलाई आवा है, जदे भैज भैज के सारी लुगाई थैली मंगवावे, एक थैली लिया, इतनी मोटी मलाई आवा, और बोले उसकी फिर हम मलाई इकट्ठी कर करके एक हफ्ता फिर उसकी टिंडी काटांगे, घी बनावांगे इसका। पहली बात तो मैला माइन जहर आने लग रहा है। दूसरा बात, एक हफ्ता लगता हम अगर उसने मलाई ने इकट्ठी करोगे, उसमें तो दुनिया भर के हुए बैक्टीरिया पैदा होगी, वैसे ही बीमारी पैदा होगी। एक हफ्ता आप उसने रखने लग रहे हो, वैसे उसमें दुनिया भर की बीमारी है, वैसे ही बीमार कर देगी वह। तो एक ये जैसे दूध की थैलियां चल रही हैं, अभी हम मिला रहे हैं, वेरका वाले वीटा वाले नहीं मिला रहे हैं, अमूल वाले, ये हमने नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है। जितने भी मार्केट में आपके तेल आ रहे हैं, सरसों के हैं, नारियल के हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखी है भाई 40% इसमें पाम ऑयल मिला सकते हो। पाम ऑयल क्या, दुनिया का सबसे रद्दी तेल, आपको बीमार करने वाला, हार्ट अटैक लाने वाला, लकवा लाने वाला, वो तेल है पाम ऑयल। वो कह दिया भाई 1 लीटर अगर तेल है तो उसके अंदर आप 400 ml लगभग आधा पाम ऑयल मिला इसको। अब कोई भी ब्रांडेड ठा लिया हो आप, कोई भी ब्रांडेड ठा लिया हो तेल, उसमें पाम ऑयल मिलने की अपन कोई गारंटी नहीं मिल भी इसके। अब इसका क्या इलाज हो, या तो अपना शमी आखा के शमी तेल निकलवा लियाओ, या कोई भाई जानकार है बिल्कुल वहां से शुद्ध तेल निकाल रहे वो निकालो, कच्ची घानी से तेल निकालो जिसमें टेम्परेचर ना बढ़े, क्योंकि दूसरी बार तो हमने तड़का के अंदर या कुछ भी बनाने के अंदर वो गर्म करना ही है, तो पहली बार बड़ी बड़ी मील में नहीं निकलना चाहिए। तो तेल की भी समस्या है मार्केट में, जो आप पैकिंग वाला तेल लाने लग रहे हो, ये भी आप ना अपनी आंखों के सामने निकलवाने पड़ेंगे। नमक भी आंखों के सामने लेकर आना पड़ेगा। मार्केट में आटा आने लग रहा है पैकिंग में, 6 महीने की वैलिडिटी है, 15 दिन आटा ना वैसे छोड़ के देख लो, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। और मैं 6 महीने धूप में पड़े रहे हैं। आप मतलब परचून की दुकान के बाहर जाइयो शहर में, चून के कट्टे दुकान के बाहर लगे रहे हैं, उस पर घाम भी पड़ने लग रहा, सब कुछ होने लग रहा उस पर, लेकिन उसमें नहीं कीड़े पड़ रहे कि उसमें केमिकल मार रखे हैं पूरे बढ़िया वाले, 6 महीने कीड़े पड़ने नहीं उसमें। अब आयुर्वेद कहा है कि जो गेहूं का आटा है नहीं, उसकी ताकत केवल 15 दिन की है। आपने चून पीसा, 15 दिन से ज्यादा का चून पीसोगे, 16वां दिन से उसमें ताकत खत्म है। मतलब घटना तो रोज की शुरू हो जाए, 16 दिन बाद कोई ताकत नहीं है। और जितने भी मोटे अनाज हैं, बाजरा है, मक्का है, जौ है, इनकी 7 दिन तक इनमें ताकत रहो, उसके बाद आप बस पेट भर रहे हो, जो आपको इससे चाहिए ताकत वो आपको मिल नहीं रही। तो ये इसको मतलब घर पीसने का, अगर आप पिसवा भी रहे हो तो मतलब ज्यादा दिन का ना पिसवाओ। गेहूं का आटा है तो 10 दिन का ठीक है पिसवा लो, 3-4 दिन का मोटा अनाज पिसवा लो। और पैकिंग वाला ही तो कोई चीज लानी ही नहीं है, पैकिंग वाली तो ना आटा लाना है, जितनी भी पैकिंग की चीज है सब जहर हैं। क्योंकि पैकिंग का जूस आ रहा है बिना केमिकल, आप जूस निकालो घर पे, आप मौसमी का जूस निकालो, किसी भी चीज का जूस निकालो, उन्हें 10 मिनट रख दो, 10 मिनट बाद पी के दिखा दो। उसने कोई भी ताजा जूस निकालो, उसको 10 मिनट रख दो और उस जूस को पी के दिखा दो, नहीं पी सकते। लेकिन जो कंपनी के आने लग रहे हैं मार्केट में, जो ये दुकानों पर बिकने लग रहे हैं, ये तो आप 6 महीने की वैलिडिटी आ रही है आप, और वो धूप में रखे हैं आपने, बस लास्ट टाइम पे फ्रिज में ठंडा लगा के दे दें आपने, और वो खराब भी नहीं होने लग रहा, उसके अंदर केमिकल मार रखे हैं। एक घरों में कोल्ड ड्रिंक चलने लग रही है। अब कोल्ड ड्रिंक इतनी खतरनाक है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक, मतलब ये हमारे देश की सरकार, नेता इन कंपनियों से इतने दब रहे हैं कि 2003 के अंदर भारत की संसद ने, जो इतने भी अपने बड़े बड़े ये MP हैं, इनकी एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने ये जितनी पेप्सी है, कोका कोला है, सबके सैंपल भारत की सबसे बड़ी बड़ी लैबों के अंदर भेजे, और उस लैब के अंदर क्या लिकड़ के आया, दुनिया भर के जहर। एक जहर सुना होगा DDT, जो मच्छर मारने खातिर धुआं छिड़का कर दे, वो DDT, वो भी उसके अंदर है। तो संसद ने क्या करा, उसको 2003 में भारत की संसद के अंदर जो कैंटीन है वो तब से बैन है, 20 साल हो गए।
20 साल से भारत की संसद में कोका कोला पेप्सी नहीं बिक रही। इन नेताओं को अपनी जान की इतनी कीमत है, मतलब वो कमेटी बनी थी देश के लिए, देश को बताने के लिए, लेकिन बिक गए। अपनी कैंटीन में तो बंद कर ली और देश धड़ल्ले से पी रहा है। तो ये सोच कर देखो, उनने जब भारत की सबसे बड़ी बड़ी लैब में टेस्ट करवा लिया, उसके बाद अपनी संसद में बंद कर दी, नेताओं ने बंद कर दी, तो क्या खतरनाक जहर होंगे उसके अंदर। और खतरनाक जहर चेक करने हैं तो घर में जो हार्पिक से लेटरिन साफ करते हो, एक बार कोका कोला पेप्सी मंगवा कर उससे साफ करके देख लो, वैसी ही बिल्कुल वैसी साफ होगी। हार्पिक क्या तेजाब है, लेटरिन किससे साफ हो, तेजाब से साफ हो रही है। अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक से भी साफ हो रही है तो मतलब वो तेजाब है, और वो तेजाब अंदर क्या क्या नुकसान करने लग रहे आपके। तो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक देना बंद करो, अपना कोई गेस्ट आ रहा है उसको कोल्ड ड्रिंक देना बंद करो, मतलब दिखावे के नाम पे जहर मत पिलाओ भाई। अतिथि देवो भव है, अतिथि अगर भगवान है तो उसने जहर क्यों दे रहे हो, उसने चाय का जहर दे रहे हो, उसने कोल्ड ड्रिंक का जहर दे रहे हो, और वही अतिथि हमारा देवता भी है, तो फिर वो हमारा देवता कहाँ होया। तो ये मतलब आपके खाने पीने के थोड़े नियम है, कुछ भी नहीं है। सुबह जल्दी उठो, 5 बजे 6 बजे 5-6 बजे के बीच में उठ जाओ। जो हमारे टॉयलेट करने का, मल त्यागने का टाइम आयुर्वेद में बताया है, बड़ी आंत छोड़ने का जो काम करती है वो 5 से 7 बजे के बीच में है। 7 बजे तक जो लोग देर तक सोते रहते हैं, 7 बजे तक जो आदमी फ्रेश होकर नहीं आता, 7 बजे के बाद मल उसको वापस सोखना शुरू कर देती है हमारी लेटरिन को, और अंदर इनको हमारी धातु है, खून है, मांस है, इन सब को दूषित करना शुरू कर देगी। क्योंकि 7 बजे के बाद सूरज चढ़ना शुरू हो जाएगा, गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे गर्मी बढ़नी शुरू होगी तो गर्मी में क्या चीज सूखेगी, फेफड़ी है, घाम में धरी है, सूखेगी। जैसे जैसे दिन निकलेगा कोई भी चीज सूखेगी तो अंदर हमारा मल भी सूखना शुरू हो जाएगा और हमारी धातुएं दूषित होना शुरू हो जाएगी। सुबह उठे, पानी पिया, जितनी इच्छा उतना पानी पियो। ये कोई नियम नहीं है 2 गिलास पियो 4 गिलास पियो, कोई नियम नहीं है। जितनी इच्छा, 1 गिलास की इच्छा 1 गिलास पियो, 2 गिलास की इच्छा 2 गिलास पियो। पानी पी के फ्रेश होने के लिए जाओ। सबसे अच्छा है कि 6 बजे से पहले हो जाओ, लेकिन 7 बजे से पहले तो आप फ्रेश हो ही जाओ। उसके बाद जो अपना घर के काम करने हैं, कसरत करनी है, व्यायाम करनी है, वो आप करो। 7 से 9 बजे के बीच में आप खाना खा लो। खाना कैसा, राजा की तरह। भाई आपने चूरमा खाना है, आपने और कोई भारी भोजन करना है, आपने हलवा खाना है, जो हैवी भोजन है, तकड़ा खाना है, वो आपने सुबह करना है, वो पच जाएगा। सवेरे बहुत ताकत हो पेट के अंदर, तो वो आपने सुबह कर लेना है 9 बजे तक। उसके बाद दोपहर को अगर भूख लगती है तो खाओ। वैसे तो आप कोई अधिकतर लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको भूख लग रही है तो खाओ। लेकिन दोपहर को कैसा खाना खाना है, दोपहर को पित्त होता है, पित्त का टाइम में जो पाचक रस है एकदम निकलता है और बस खत्म। तो ऐसा खाना खाओ जो जल्दी पचने वाला हो। आप फल फ्रूट खाए इसको, और शाम को हल्का खाना खाओ, बिल्कुल बिल्कुल हल्का खाना। और सूर्य अस्त होने से पहले, छिपने से 1 घंटा पहले, अगर सूरज 7 बजे छिपन लग रहा है तो 6 बजे खाना खा लो। 6 बजे छिप रहा है वो अपना देखते रहो। गर्मियों में 8 बजे छिपन लग जाए तो 7 बजे शुरू कर दो। गर्मी के दिन बड़े हो जाए तो आप 3 टाइम भी खा सका, ठीक है। तो वो आप टाइम कर सका, उसको 3 टाइम कर सका, 2 टाइम कर सका। 2 टाइम है सबसे बेस्ट है। ऐसे ही सुबह जैसे खाना खाया, खाने के साथ हम लस्सी वगैरह भी पी लिया तो वो भी गलत है, क्योंकि खाने में हमेशा चिकनाई होनी चाहिए, और चिकने का और लस्सी में जैसे पानी की मात्रा भी हो, इनका कोई मेल नहीं है। कभी लस्सी में अपन वो घी मिला के देखा है, मिले मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। पानी के अंदर घी मिलाना कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कभी मिलाया ही नहीं। तो अगर आपने लस्सी पीनी है तो खाना खाने के वही पौना घंटा 1 घंटा बाद जो पानी पीना है उसकी जगह लस्सी पी लो, क्योंकि इसमें भी पानी है। जूस पीना वो भी ऐसे पी इसको। शाम को जो दूध एकमात्र ऐसी चीज है जो सूरज छिपने के बाद ही जिसके पाचक रस एक्टिव होते हैं। तो दूध हमेशा अंधेरे में पीना है, दिन में नहीं पीना दूध कभी भी। कई लोग क्या सुबह दूध पीने लग रहे हैं, महसूस भी कराया होगा आप लोगों ने, जब रात में हम दूध पीवा तो जल्दी पच जाए, पी यार पता भी नहीं लगता, लेट गया पता भी नहीं लग रहा, खासकर गाय का दूध। और सुबह सुबह दूध पी लो, 1-2 घंटा लगनू लागा जो पेट में कुछ ले घूमन लग रहा हो, दूध ले घूमन लग रहा हो, पच के नहीं दे रहा सुबह। क्योंकि
उसको पचाने, हर चीज को पचाने के एंजाइम और उसका एक टेम है। दूध धरती की एकमात्र ऐसी चीज है जो सूरज छपने के बाद ही पचती है, तो दूध हमेशा अंधेरे में पीना, सोने से पहले पीना। आपने 6 बजे खाना खा लिया, उसके 2-2.5 घंटे बाद 9 साढ़े 9 बजे दूध पिया और सो गए। अगर आपने सुबह पीना भी है तो सूरज उगने से पहले पीना है। अगर मान लो कोई दवाई है, किसी कारण पीना भी है, तो दूध हमेशा अंधेरे में पीना है। और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो दिन के उजाले में खानी पीनी है। एक खाने से दूसरे खाने के बीच का जो अंतर है वो 4 घंटे का होना चाहिए। अब कुछ एक गलती ये भी कर रहे हैं, भाई सुबह खाना खा लिया हमने, छिक्का खा लिया, फिर कोई आ गया, ले भाई कुछ खाने पीने का ले आया, या अपना कोई आया गया, गेस्ट आ गया, उसके सामने अपन भुजिया धर दी, बिस्कुट धर दिए, गला ठेका अपन ने भी खा लिया, खाना खाए 1 घंटा होया 2 घंटा होया, तो मशीनरी फिर हट के काम पर लग जाएगी। वो एक काम जो एक बार हमने खाना खा लिया, उसकी पूरी प्रोसेस पेट खाली होने में 4 घंटे लग जाएंगे आपको। अगले खाने के लिए आपने 4 घंटे लग जाएंगे। तो एक खाने से दूसरे खाने का गैप 4 घंटे का होना चाहिए। अगर आपने 8 बजे सुबह खाना खा लिया तो 12 बजे से पहले कोई ठोस खाना नहीं खा सकते। लिक्विड पी सको, पानी पी सको, जूस पी सको, पानी कितनी बार पी सको, उसकी पानी का कोई टाइमिंग नहीं है। जितनी बार लग रही है, आधा घंटा में लग रही है, आधा घंटा में पियो। लेकिन ठोस जो चीज है वो ऐसे खानी है। और जैसे शाम के समय में भारी चीज नहीं खानी, दाल बहुत भारी है, पनीर बहुत भारी है, राजमा बहुत भारी है, छोले बहुत भारी हैं, पनीर नहीं खाना। जितनी भी भारी भारी चीज है, चूरमा है, कुछ भी भारी चीज है वो शाम में खानी नहीं, क्योंकि वो हजम नहीं होगी, और जो चीज पचे नहीं की वह सड़ेगी और वह बीमारी पैदा करेगी। और कई लोगों ने तो जिनको वात की दिक्कत है, जिन्हें गोड्या की परेशानी, उन्हें देखा भी होगा, अगर रात में दाल खा ले उन्हें परेशानी पता लग जाए, तुरंत पता लग जाएगा हमारा परेशानी होगी, शाम में दाल खाने परेशानी हो जाएगी उनको। जिसको पहले ही कब्ज की प्रॉब्लम उनको और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो शाम को तो हल्का पुल्का खाना खाना, बिल्कुल हल्के से हल्का। अगर आप सब्जी खा रहे हो तो पूरी तरी वाली सब्जी खाओ। हाँ, अगर मान लो कभी कभार आप लेट हो जाओ, रोज के लिए नहीं है, कभी कभार आप लेट हो गए, भाई 6 बजे खाना खाना था, 7 बजे खाना था, तो थोड़ा लेट हो जाओ। अगर 8-9 बजे तक लेट और भूख ज्यादा लग रही है तो आधा एक रोटी खा के बिल्कुल, और दिन जितना खाना खाओ उससे भी कम शाम का खाना खा के बस उसको थोड़ा हल्का निपटा लो। अगर संभव है तो दूध पी के सो जाओ। सबसे बढ़िया ये है कि लेट हो जाओ तो अगर दूध पी के सो जाओ तो सबसे बढ़िया। अगर ये भी ना, मैं तो सारा दिन का आज बाहर घूम रहा था, बहुत भूख है, तो और दिनों से थोड़ा हल्का खा कर उसको जो ना बस उसको वेग को रोक लो। हैं? ठीक है, किसी का कोई सवाल हो, इस बारे में कोई बात समझ में नहीं आई हो, अगर किसी ने कोई बीमारी की भी जानकारी लेनी है तो वो भी ले सके। किसी को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल दवाई लेन देना हो गए हो, वो भी अपना सवाल पूछ सके। वैद्य जी आ रहे हैं आपके सामने, इनसे सवाल विमर्श कर लो। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। एक बार आप वहीं से बोलोगे, माइक आपको दे देंगे ताकि इसमें भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ये भी ले लो आप। हाँ जी सर, नमस्कार सर जी। बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है सर। क्या लक्षण क्या है? लक्षण ये है सर, प्रोटीन लीकेज होती है सर इसकी पेशाब के थ्रू जी। हाँ जी सर, लगभग 1 साल हो गया सर। खा लेता है सर बीच में। कितने दिन खिलाओ? कभी कभी का हफ्ते में 1-2 बार बस सिर्फ। ठीक है। रात का खाना कब खाते? रात के खाना तो सर जैसे 7 साढ़े 7 के आसपास खा लो। हाँ हो जाता है। 9 तो नहीं बजते सर। ठीक है। दूध दाल खाते हैं रात को? हाँ, खा लेते हैं और सर। दूध भी? ठीक है, आयुर्वेद से ही दवाई ले रहा हूँ। ठीक है जी। सभी साथियों को नमस्कार जी। जैसे कि अभी प्रभात जी ने बताया कि बीमारियां बढ़ती क्यों हैं, आप में से बहुत से साथी ऐसे होंगे कि जिनको 5 साल से 10 साल से कोई ना कोई समस्या है। कोई है जी ऐसा साथी जिसको 5-10 साल से कोई समस्या है?
कोई भी साथी है जिसको 5-10 साल से कोई भी बीमारी है, किसी को जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कोई सांस की दवाई खा रहा हो, कोई बीपी की दवाई खा रहा हो, कोई है ऐसा साथी? किसी को गैस हो, कब्ज हो? अभी एक साथी आए हैं, इन्होंने अपने बच्चे की एक समस्या जाननी चाहिए कि भाई इनके बच्चे को प्रोटीन निकलता है पेशाब के द्वारा। आप कोई भी बीमारी अगर आपको है और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप एक तरह से डॉक्टर को भगवान मानते हो जी, और ये सोचते हो कि डॉक्टर के पास जाकर मेरी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जैसे कि लेक्चर में प्रभात के व्याख्यान में हमने क्या देखा कि भाई किसी को बीपी है और वो डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने उसको गोली दे दी तो क्या हुआ, बीपी केवल गोली से कंट्रोल रहा जी, लेकिन साथ साथ में 3-4 बीमारियां और पैदा होगी। हम बीमार पड़ते ही डॉक्टर और दवाई के पास जाते हैं। अगर डॉक्टर और दवाई से बीमारियां ठीक होती तो आज के टाइम में हर कोई स्वस्थ होता जी, कोई बीमारी नहीं पड़ता, और खासकर अमीर आदमी तो बीमार ही नहीं पड़ता। आपने इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है जी? अंबानी है। उसका लड़का देखा है जी किसी ने? कितना वजन है? 1.5 क्विंटल के आसपास वजन है जी। अगर पैसा से, डॉक्टर से बीमारियां ठीक होती तो अमीर आदमी तो कोई बीमार ही नहीं होता जी। अब बीमारियां ठीक कैसे होगी? जब डॉक्टर हमें हमारी बीमारी का कारण बताएगा और उन कारणों को ठीक करेंगे तब बीमारियां ठीक होगी। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपने देखा है कि कभी डॉक्टर ने आपके पास आधा घंटा लगाया हो बात करने में कि आपको बीमारियां क्यों हैं? नहीं लगाते ना। तो जब तक हम अपने कारणों को नहीं समझेंगे बीमारी के और कारणों को ठीक नहीं करेंगे तो हम बीमारियों को ठीक नहीं कर पाएंगे। केवल दवाई खा के अपनी बीमारी को कुछ टाइम के लिए दबाएंगे और 4-5 बीमारियां और पैदा कर लेंगे। अब किसी को भी कोई बीमारी है तो खड़ा होके बता सकता है जी, उसका समाधान बताएंगे। अगर नहीं है, क्योंकि फिर जैसे ही अपना कार्यक्रम खत्म होगा तो फिर सब पूछने लग जाएंगे जी। अब सबके सामने क्या है जी, क्योंकि हो सकता है वो 2-3 लोगों की बीमारी हो जी, एक पूछेगा और 2-3 को समाधान मिल सकता है। अब इन भाई साहब ने बताया कि इनके जो बच्चे की समस्या है कि इनको पेशाब में प्रोटीन निकल रहा है जी। अब कितने टाइम से दवाई खिला रहे हो जी? 1 साल से दवाई खिला रहे हैं। कितना का आराम है? हाँ ठीक है। कितना का आराम मिला या दवाई खाते? तो कोई आराम नहीं होया जी। इन्होंने अपने, बच्चा कितनी उम्र का है? 5 साल के बच्चे के लिए चंडीगढ़ पीजीआई से, जो सबसे बेस्ट संस्थान हम मानते हैं, उससे 1 साल दवाई दिला ली है, कोई आराम नहीं है। अब कुरुक्षेत्र में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे दिला रहे हैं। किसी डॉक्टर ने बताया कि इसको बीमारी बनी क्यों है? इन्होंने 1 साल अपने बच्चों को दवाई खिला ली जी। ना इनको पता है ना डॉक्टर ने बताया बीमारी बन क्यों रही है। जब तक हमें यही नहीं पता बीमारी बन क्यों रही है, कोई भी डॉक्टर और दवाई ठीक नहीं कर सकती जी। हाँ, इसीलिए ये व्याख्यान आयोजित किया गया है जी कि भाई जब तक अपने ये चीज़ें छोटी छोटी है लेकिन इनसे बड़ी बीमारियां बनती है जी। जैसे अपने यहाँ क्या करते हैं लोग, भाई सवेरे चाय के साथ रोटी खाएंगे, खाने के साथ अगर आपने पानी, चाय या दूध ले लिया है, समझ लो कैंसर भी हो सकती है जी। हर तरह की बड़ी बीमारी आपको हो सकती है और डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। और कई बार क्या कर रहा कि खाने के साथ लस्सी ले लिया। हाँ, अब लस्सी तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अब क्या करा, रोटी खावा 3 और लस्सी पी लिया 2 गिलास। तो क्या 3 रोटी का आटा बनाने के लिए आप उसमें आटा गूंथने के लिए उसमें 3 गिलास पानी डाल सकते हो जी? नहीं डाल सकते। तो पेट भी एक मशीनरी है और एक ये नियम से ही चलेगी जो नियम अभी हमने समझे हैं। तो जैसे इनके बच्चे के लिए बात कर रहे हैं कि भाई रात का खाना कब खा रहे हैं? रात का खाना 8:30 बजे के आसपास, 8:30 से 9 के बीच में खा रहा है, और उसमें दाल भी है जी और उसमें दूध भी है। दाल ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोटीन है जी, और प्रोटीन ऐसी चीज़ है जो सुबह के टाइम में खाया जाता है। दाल को पचने में 10 घंटे लगते हैं जी। अब ऐसी चीज़ हम खा रहे हैं रात को, किस टाइम पे? उस टाइम पे जब पाचन का सिस्टम ही नहीं है। शाम का खाना अगर हम 6 बजे के बाद खा रहे हैं सर्दियों में और गर्मियों के 7 बजे के बाद खा रहे हैं और हमें कोई बीमारी होगी तो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाओगा जी। आप केवल अपना समय, पैसा और शरीर बर्बाद करोगे। 1 साल इन्होंने कर लिया है जी। तो
इतनी लेट खाना खा रहे हैं, फिर उसमें दाल भी है और खाने के साथ ही दूध भी है जी। अब पाचन ही नहीं हो रहा है। आप देखते हैं विवाह शादी में आप ज़्यादा खा लोगे जी तो क्या होगा, या तो उल्टी लग जाएगी या दस्त हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, वो अंदर पड़ा रहा तो और ख़तरनाक है। कुछ दिन पहले एक पड़ोस में शादी थी जी, और शादी के बाद आप देखते हैं कि रोटी बच जाती है, अभी गाय को दे दिया जी, और गाय ने वो ज़्यादा खा ली, ना उसको उल्टी लगी ना उसको दस्त होया जी, और वो अफारा बन के वो गाय मर गई जी। डॉक्टर ने दवाई दी, ना उल्टी लगी ना दस्त होया, यानी कि अंदर ही वो फंस गया। अब इनके बच्चे को समस्या है कि प्रोटीन निकल रहा है जी। अगर किसी को कोई इस इस तरह का गलत खान पान किया है, गलत गड़बड़ी करी है, और उससे अगर कोई चीज़ निकल रही है तो वो ठीक है, अगर वो नहीं निकलेगी तो जल्दी ही किडनी फेलियर कर देगी जी। प्रोटीन अगर नहीं निकला है जी, गलत तरीके से खाया गया है, या वो हार्ट फेलियर भी कर सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर निकल रही है तो हमने पहले कारण देखने पड़ेंगे जी। अब हो सकता है कि दही भी हर रोज़ खाते हो या मैक्सिमम खाते हो सकता है खाने के साथ सुबह भी दूध देते हो बच्चे को। माँ बाप क्या गलती करते हैं जी, माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा जल्दी से भीम जैसा बन जाए। हर माँ बाप सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं जी। जब बच्चा छोटा होता है, खासकर 5 साल से कम का होता है, उसको क्या करेंगे, सुबह उठा है, उठते ही दूध पिला दिया है, थोड़ी देर बाद कुछ भी खाना खिला दिया, फिर से दूध, फिर कुछ भी दे दिया है। शरीर में एक सिस्टम है कि आपने जो भी खाया है पहले जब वो पच जाए अगला तभी खाना है जी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। इतना तो ध्यान रखना ही है जी, कम से कम 2-3 घंटे का गैप तो रखना ही है, चाहे बच्चा भी हो। तो हम इस तरह की गलतियां करते हैं। जब तक आप अपनी बीमारियों के कारणों को नहीं समझ पाएंगे और कोई डॉक्टर आपको अपनी बीमारियों का कारण नहीं समझा पा रहा है तो समझ लो आप केवल अपना समय, पैसा और शरीर ही बर्बाद करोगे। अब जो इतनी बातें बताई है कि इतने कुछ तो हमारी गलतियां हैं जी, कुछ हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। अब ऐसा कौन व्यक्ति है भाई जो हमें बीमार बनाना चाह रहे हैं? हम तो सरकार लेके आवा कि सरकार अपने लिए फ़ायदा करेगी, लेकिन हम तो बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि आयोडीन नमक तो सरकार लेके आई है। उससे पहले हमारे पूर्वज तो सेंधा नमक खाते थे, इसका प्रचार तो टीवी में किया है जी। मेरा नजला है जी। इस टाइम तो मैं ठीक हूँ, घंटा बाद से फिर मेरा छींक आने लगती है, ठीक है, फिर नाक बहने लग जाएगी। ठीक है। यूं पैसा होता है जी, मौसम बदलाव पे हुआ है कि रेगुलर ही रहा है? रेगुलर है जी। ठीक है। कि मैंने ये कट्टा का बीचा आप तो शाम देख का देख खाना के कब खाते हो? रात हो जाएगी जी, हैं? रात में जी, रात में कितने बजे? 8:30 भी हो जाए 9 भी बज जाए। दाल भी खाते हो? हाँ जी, दूध भी पियो हो? भैंस का दूध पीते हो? हाँ जी। ठीक है। सवेरे कितने बजे उठते हो? सुबह 5 बजे उठते ही 6 चाय भी बजे पीते हो? ना जी, और चार तो रोटियां मेरे सु खाने खाने। सवेरे की रोटी के साथ चाय पीते हो? ठीक है। और दोपहर के खाने के साथ पानी लेते हो? हाँ जी, पानी तो 6 गिलास। ठीक है। अब इन्होंने अपनी एक समस्या बताई है जी कि इनको नज़ला है। अब नज़ला की समस्या है तो इनको दवाई दे देंगे, क्या नज़ला ठीक हो जाएगा जी? अगर दवाई देने से बीमारी ठीक हुआ है तो ये कब की ठीक हो जाती। अब इनका भी सिस्टम पूरा गड़बड़ है जो इन्होंने बताया, प्रभात जी ने अभी बताया है। भाई रात का खाना वही 8:30-9 बजे खा रहे हैं, उसमें दाल भी है, दूध भी है। सुबेरे के खाने के साथ इनके चाय पी रहे हैं जी, और शाम दोपहर के खाने के साथ पानी पी रहे हैं। भाई जब तक अपा अपने सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, सिस्टम क्या सुधारना है जी? आप सब लोगों को ये पता है कि गाड़ी में तेल किस लिए डलता है जी, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि हम खाते किस लिए हैं। जो 100 रोगी आते हैं उसमें से जब पूछते हैं ना कि खाना किस लिए खाते हैं जी, तो 99 का जवाब मिलता है कि भूख शांत करने के लिए। भाई जब खाना भूख शांत करने के लिए खावांगे तो वो बीमारी ही करेगा, क्योंकि खाना अंदर जाके दो ही काम कर रहा है, या पचा है या सड़ा है। पचेगा तो वो शरीर में लगेगा और सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। तो खाना जब भी खाएं ये सोच के खाना है कि जी वो पचना चाहिए। अगर केवल भूख शांत करने के लिए खाएंगे तो बीमारियां ही होगी और ना वो ठीक हो पाएगी जी। अब जैसे इन्होंने नज़ले की शिकायत बताई है, वो कब ठीक होएगी जी? जो पूरा सिस्टम इन्होंने जो बताया प्रभात जी ने, वो जब चेंज होगा तब जाके उनका नज़ला ठीक हो सकता है, और तब जाके दवाई कोई लेने का फ़ायदा है। जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा तो दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए तो लोग बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए 5-5, 10-10 साल दवाई खाते रहे जी। हाँ जी, घर के 4-5 मेंबर आ रहे हैं।
ठीक है जी। स्पेशल दवाई चालू करानी थी। किस चीज़ की दवाई चालू करानी? मेरा तो 2010 से आंतों में सूजन आई थी। ठीक है जी। मैं पेशे से टीचर हूँ। ठीक है। बड़े समझदारी से ज़िंदगी जी रहा, ठीक लेकिन है। फिर भी दिक्कत है। शाम का खाना आप कब शाम खा का रहे हो? खाना तो मेरा 7 बजे से पहले पहले। ठीक है। इसमें दाल खाते हो? नहीं, दाल भी नहीं खाते। दूध पीते हो? दूध तो मेरा छूट ही रहा जी, दूध तो ठीक आंतों है। पे चाहती है। ठीक है। सुबेरे पानी कितना पीते हो उठ के? पानी में तो 2.5 गिलास। 2.5 गिलास। प्यास होती है इतनी? बस वैसे सुन रखी थी वीडियो कोई। ठीक है। और सुबह का खाना कब खाते हो? सुबह खाना स्कूल चले जाऊँ 7:30 बजे का। ठीक है। खाने के साथ क्या लेते हो? खाने के साथ तो बस मैं तो कई बार दही भी साथ में ले लूँ, लस्सी ठीक के है। साथ भी। ठीक है। दूध तो बंद है। ठीक है। कभी कभार जैसे 2 घूंट चाय की पी के चले जाऊँ। ठीक है। वैसे दही भी ले लो, दूध भी पी हाँ। चाय भी पी लो। हाँ। ठीक है। और दोपहर को खाने दोपहर के को साथ? बस 2-2.5 बजे आऊँ स्कूल से। ठीक है। आके खा लें। ठीक है। और चाय का 24 घंटे में 1 कप लेते हैं। ठीक है। समस्या क्या बताई आपने? समस्या आंतों में सूजन आई थी। ठीक है। लगातार 15 किलो वेट घट रहा है। ठीक है। भूख नहीं लगती होगी आपको? भूख लगा जी। पेट साफ कैसा हो रहा है? पेट साफ थोड़ा सा टाइट हो गया। गैस गैस कितनी निकल बनी? रहा है, जैसे मैं आलू वगैरह खा लूँ ना, ठीक है। तुरंत स्मेली गैस निकल आती है। ठीक है। ठीक है। नींद ठीक आवे? नींद तो ठीक है, मीडियम नींद आवा, मतलब अच्छा में भी नहीं मारे। ठीक है। यानी और एक मेरी मैडम है, उसको जोड़ने की समस्या है। ठीक है। एक मेरी माता जी है, ठीक उसका है। हार्ट बीट बढ़ी है हर टाइम। ठीक है। और एक छोटा बच्चा है 2-2.5 साल का, ठीक है। उसका पोतिया बन गया इतना बड़ा। ठीक है। आपने अपनी समस्या क्या बताई? मेरी आंतों की सूजन है। ठीक है। गैस अफारा भी बनता होगा? दर्द को नहीं होता पेट में? दर्द होगा जी। ठीक है। जैसे टॉयलेट साफ करने के बाद भी दर्द होगा। ठीक है। दोबारा अपनी समस्या क्या थी? आंतों में सूजन? हाँ जी। ठीक है। 2010 से। ठीक है। एक बार सभी को चुप कराइए। 5 मिनट के लिए और चुप हो जो जी सारे, केवल 5 मिनट के लिए। जैसे आप हम बात कर रहे हैं ना कि भाई हम तो स्वस्थ रहना चाहवा हाँ, अब कुछ गलतियां हमारी है, कुछ हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। हम सरकार भी इसलिए बनावा हाँ कि ताकि वो अपने लिए अच्छे नियम और कानून बनावे है। लेकिन फिर भी क्या है जी कि हम इन षड्यंत्रों में फंस रहे हैं। एक देश है जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका जैसे जो देश है ना जी, अपने यहाँ घर कैसे चलते हैं जी? अपने खेती करते हैं, उससे इनकम आती है। अमेरिका जैसे जो यूरोप के देश है ना, वहाँ पे खेती नहीं होती है जी। वो देश केवल हथियारों से या केवल दवाइयों के बिजनेस से ही चलता है जी। अब उस देश ने अगर अपनी सिस्टम को चलाना है तो दूसरों को गुलाम बना कर रखना पड़ेगा। तो ये जितनी भी हमारे ऊपर जो चिकित्सा थोपी जा रही है, जो दवाइयाँ थोपी जा रही है, जो हम लेना नहीं चाहते लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट चला के टीवी के माध्यम से, या कभी अमिताभ बच्चन बोलेगा, कभी कोई बोलेगा कि ये खा लो, ये ऐसा कर देगा। तो इसका कारण ये है कि जो पूंजीवादी देश है ना, जो षड्यंत्रकारी देश है, वो अपनी सरकारों पे दबाव बनाते हैं। अगर सरकार ना माने तो फिर वो युद्ध करवाते हैं। तो फिर वो ऐसे कानून लेके आते हैं जिससे इस तरह के कानून आते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। अब अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमने अपना सिस्टम खुद सुधारना पड़ेगा। कोई सरकार या कोई भी हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली है। अगर करती तो आप देखो जी, पिछले 30 सालों में इतने ज़्यादा हॉस्पिटल, डॉक्टर और दवाइयाँ हैं, लेकिन बीमारियाँ उससे कई गुना बढ़ रही है। तो जब तक आप अपने सिस्टम को नहीं समझेंगे कि हमारा शरीर कैसे चलता है, तब तक हम बीमारियां नहीं ठीक कर पाएंगे। ये भाई साहब है जो इन्होंने अपनी समस्या बताई है, इनके आंतों में सूजन है और इनको दर्द रहता है जी। अब जब इनका कोई भी बीमारी कारणों से पैदा होती है और जब तक कारण ठीक नहीं होगे तो बंद भी नहीं होगी, ठीक भी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बताया है जी, सुबह जो खाना खाते हैं उस खाने में सब्जी भी होती है, रोटी भी है और दही भी है जी। तो सब्जी और दही का मेल नहीं है। और फिर क्या है, रेगुलर में दही खाते हैं और खाने के साथ बाद में फिर चाय भी है जी। अब आप देखो, पेट आंतों में सूजन नहीं आवेगी, पेट में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा जी? भाई किसी को भी कहीं भी दर्द है, वो क्यों हुआ है जी? अगर कहीं पे आप देखते हैं कि शादी के बाद आप बाहर खाना डाल दें जी बचा हुआ, उसमें स्मेल आने लग जाए क्योंकि वो सड़ जाए है। अब दर्द और स्मेल कहाँ होगी? जहाँ सड़न बन रही है। तो जब भी हमारा खाना सड़ेगा तो ही बीमारियाँ आएगी। हमारे पास जो लोग आते हैं ना जी कि मेरे को ये बीमारी है, वो बीमारी है, हम किसी को ट्रीटमेंट नहीं देते जी। भाई जब तक आप अपनी समस्याओं को ठीक नहीं कर पाओगे, अपने कारणों को ठीक नहीं कर पाओगे, जो ये 1 घंटा भी बताया है, जब तक इसको ठीक नहीं कर पाओगे तो आप केवल दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते। और ये इनका रूटीन में गड़बड़ है। और दोपहर का क्या खाने के साथ?
दोपहर का तो बस आधा गिलास लस्सी। किसी को भी कोई भी बीमारी है ना जी, वो कारणों से है, और जब तक कारणों को ठीक नहीं करेंगे तो अकेला ये ना सोचो कि दवाइयों से बीमारियां ठीक हो जाएगी जी। अपने यहाँ क्या है जी, अपन दही को अमृत समझ के खावा जी, और दही को ऐसे खावा कि दही खाई और अपा और अपने बच्चे भीम जैसे बन जाएंगे जी। लेकिन दही क्या है जी, दही एक ऐसा आहार है जो अंदर जाके भारीपन पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है जी, अंदर ब्लॉकेज की समस्या पैदा करता है। तो दही हफ्ता में एक दिन तो खाई जा सकती है, अगर हम रेगुलर खावांगे तो वो बहुत से रोगियों में ऐसा देखा गया जिनका सब खान पान ठीक था लेकिन केवल दही खाते थे, 10 साल से शुगर हो गई है जी। दही खाते थे, किडनी फेलियर तक हो गया है जी। तो दही, एक तो ये करना है जी, जब भी हम खाएं एक टाइम में एक ही तरह का खाना खाना है, खाने के साथ चाय दूध पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है जी। और पहला खाना जब पच चुका हो अगला खाना तभी खाना है। अगर ये सब नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम ठीक नहीं हो सकते जी। और खाने के साथ, ठीक है, खाने के साथ ना तो जी हमने सलाद लेना है और ना लस्सी लेनी है। क्यों नहीं लेनी है जी? आप बोलोगे कि सलाद बुरी चीज़ नहीं है, लस्सी भी बुरी चीज़ नहीं है, फिर क्यों नहीं लेना है? जैसे हमने ये बोर्ड ये पढ़ा है ना जी चार्ट के ऊपर कि हमारा जब शरीर में भोजन पचता है तो उससे फिर रस बनता है, फिर रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो हमारे शरीर में एक धातु है जिसका नाम है मेद। मेद क्या है? वो पूरे शरीर की चिकनाई है जी, शुद्ध चिकनाई, सूक्ष्म रूप में शुद्ध चिकनाई है जो हर एक ऑर्गन को एक सुरक्षा प्रदान कर रही है जी। आप देखते हैं कि अगर कई व्यक्ति किसी दीवार पे पेशाब करने लग जाए तो वहाँ दीवार खराब हो जाती है जी, जमीन पे करने लग जाए तो जमीन खराब हो जाती है। अपने पेट में ऐसा एसिड है, लीवर में और पित्ते में ऐसा एसिड है जो बारी बार कम खाए गए खाने को भी पचा के पतला सा कर दे है जी। तो वो अंग कैसे बचे हैं जी अपने शरीर के? उन अंग को जो बचाने का काम कर रही है वो शुद्ध चिकनाई जिसको मेद बोलते हैं जी। आपस में बात ना करो जी, 5-1 मिनट सुन लो बस, फिर खत्म कर रहे हैं। तो जो मेद है शरीर की शुद्ध चिकनाई, वो शुद्ध चिकनाई कैसी बची रहेगी शरीर में, कैसे बनी रहेगी? जब हम बाहर से शुद्ध चिकनाई खावांगे। अब खाने में ताज़ा खाना खाना हर समय और उसमें 1 या 2 चम्मच गाय का घी डाल के खाना जरूरी है तो वो शुद्ध चिकनाई बनी रहेगी। अगर हम खाने के साथ खाने में घी भी डाल रहे हैं और सलाद भी ले रहे हैं, सलाद में क्या है जी? जल है, और घी में क्या है? चिकना है। तो चिकना और जल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। या खाने के साथ लस्सी है और खाने में चिकना है तो वो भी अपनी, जिसमें जलियां सदीक है इधर चिकना है, उसका भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जो अंदर की शुद्ध चिकनाई है वो उसको बिगाड़ देगा जी। तो खाने के साथ खाने में घी डाल के जरूर खाना है, लेकिन साथ में सलाद या वो नहीं लेनी है लस्सी जी। हाँ जी। आप शाम को कब खाते हो? हाँ मैं तो खा लेता हूँ 4-5 बजे तक। ठीक है। हाँ जी, सुबह 8-9 बजे। सुबह खाने किसके साथ खाने में क्या लेते हो? खाना में जी चाय के साथ। ये जितने भी साथी आए हैं ना यहाँ अपनी बीमारी लेके जी, सबका एक नियम, एक कॉमन सी चीज़ मिली है कि भाई सवेरे खाने के साथ चाय पीते ही पीते हैं। और जो सवेरे खाने के साथ चाय पी रहे हैं तो वो किसी भी बीमारी की दवाई शुरू ना करें जी, क्योंकि ठीक नहीं होगे, अपना समय पैसा शरीर बर्बाद करोगे। पहले आप अपना जो आज बताया इन चीज़ों को थोड़ा ठीक कर लो और फिर आप दवाई के बारे में बात करो तो अच्छा है। नहीं क्या होगा जी, भाई जैसे आपने पहले डॉक्टरों की दवाई खाई है रिजल्ट वही रहेगा। आप इलाज चाहे हमसे भी पूछ लो, कुछ नहीं होना है, फिर 10 दिन बाद हमें भी बोलोगे कि अच्छी अच्छी बातें करके बिक गए और ठीक हो ही नहीं जी। भाई ठीक आपके खाने से हो गए आप। दोपहर को नहीं खाते, सिर्फ 2 ही टाइम खाते हैं। ठीक है। शाम के खाने में क्या क्या खाते हो? शाम को भी सेम ही लगभग समझो। हाँ जी। हरी मिर्च की चटनी के साथ और चाय कम से कम ज़्यादा किलो। अब दोनों 2 टाइम खाना खाते हैं जी, दोनों के टाइम के खाने के साथ चाय है तो ये समस्या तो बनेगी। नजला टपकता है जी अंदर। दूसरी क्या है? एक घुटनों में दर्द है जी। घुटनों में दर्द तो होगा क्योंकि अंदर सुच चिकनाई नहीं है जी। एक तो ये जितनी जितनी बात बताई है नहीं, अगर याद नहीं हो भाई, बहुत ज्यादा बात होगी याद नहीं रह रही है
तो एक किताब छपवा रखी है हमने, केवल 10 रुपये उसकी कीमत है, जो उसकी कॉस्ट आई है 10 रुपये उसकी कीमत है। जितनी भी बात आपको बताई है वो सारी की सारी बात उस किताब में लिख रखी है। कुछ अगर आप भूल भी जाते हो भाई क्या नियम बताए थे, दोबारा उसको पढ़ सकते हो, उसके अंदर सारे नियम जितना आपको बताया वो सब उस किताब में है। तो वो किताब भाई अपने भाई सिल्लू से भी ले सकते हो। आराध्या फार्मेसी है भाई की, आयुर्वेद आराध्या आयुर्वेद फार्मेसी है, करनाल रोड पे, कैथड़ के अंदर, छोटू राम चौक से करनाल रोड पे। तो भाई सिल्लू आपके गांव से है, इनसे वो पुस्तक भी ले सको। कोई मतलब इसके बारे में कोई रह गई हो जानकारी तो इनसे डिस्कस भी कर सको, दोबारा आपको मतलब रिफ्रेश भी कर देंगे जानकारी ये। और या फिर अपने मास्टर जी हैं नरेश जी हैं, इनके पास भी पुस्तक है, तो आप इनसे भी संपर्क कर सको। ठीक है, तो वो उस पुस्तक में सारी जानकारी है, तो ये ना सोचो भाई हम भूल जाएंगे, इतनी जानकारी दे दी। 10 रुपये की पुस्तक है, उसको आप ले घर रखो, उसमें सारी की सारी जानकारियाँ हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय दिया। ये रिकॉर्डिंग को हमें आर्य आयुर्वेद फार्मेसी के नाम से यूट्यूब और फेसबुक चैनल है आर्य आयुर्वेद फार्मेसी, उसको ऊपर हम इसको अपलोड करेंगे, तो दोबारा आप इस वीडियो को सुन भी सकते हो, जितनी ये वीडियो बनी है इसको दोबारा सुन भी सकते हो। अगर आपको पुस्तक चाहिए तो भाई सिल्लू के पास से मिल जाएगी, अगर आपने परामर्श करना वो भी भाई सिल्लू से आप यहाँ पे कैथल में भी कर सकते हो, गाँव में भी कर सकते हो, आपके गाँव के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक मिनट और है जी, बस इतने बोल रहे हैं इनका कुछ। हम श्री प्रभात मेहरा जी और वैद्य श्री नरेंद्र डांडा जी का बिल्कुल दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आसपास के गांव में हम ऐसे कार्यक्रम और भी आयोजित करेंगे जिससे और भाई और बहनों को और अधिक से अधिक फ़ायदा हो। एक बात और है, ये भी एक जैसे ये काम कर रहे हैं आपके लिए, सबके लिए, आप भी काम करें। जैसे ये बहनें आई हैं पता नहीं कौन से गांव से, आसपास से, अगर आप भी ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं तो ये एक पुण्य को आगे बढ़ाने वाली बात है। आपने अपनी एक श्रृंखला बनानी है, एक चेन सिस्टम। जैसे जितने प्रोग्राम होंगे तो आपको फ़ायदा हो गया, क्योंकि आपकी वजह से क्या पता कोई बीमार ठीक हो जाए, तो हम एक अच्छी चेन से जुड़े। ये भी एक श्रेष्ठ कार्य है, भगवान का ही काम है। तो इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप हमारा सहयोग करें और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा आयोजित कराएं। जय हिंद।